कौन सी स्लीपिंग पोजीशन है जो अवॉइड करनी चाहिए ताकि नेक पेन नहीं हो? तो हम क्या करते हैं कि उल्टा सोते हैं। एस्थेटिक डिसएडवांटेज ये है कि फेशियल सिमेट्री आने लगती है, तो एक तरफ ज़्यादा रिंकल्स होंगे, एक तरफ कम रिंकल होंगे। सबसे इंपॉर्टेंट डाइजेशन तो बड़ा खराब रहता है उल्टा सोने वाला। बेस्ट पोजीशन कौन सी सोने की? देखो सबसे बेस्ट पोजीशन है अगर आप शवासन में सो सकते हो। शवासन मतलब आप सीधा सो। पिलोज के साथ सोना चाहिए कि नहीं सोना चाहिए? पिलो हैज़ टू बी देयर, पतला पिलो होना चाहिए, लेस देन 1 इंचेस। एसी में नहीं सोना चाहिए? आप पूरी रात आप 17 डिग्री पे रहते हो, बॉडी का टेम्परेचर है 37 डिग्री, तो बॉडी क्या करती है इस टेम्परेचर को मैच करने के लिए सारा जो ब्लड है आपके हार्ट के आसपास दे देगी, आपकी किडनी, लीवर, पेंक्रियाज के आसपास दे देगी, जो मेन इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। अब चूंकि वो सारा ब्लड वहाँ चला गया, अब मसल के पास कम ब्लड है, उस केस में मसल सिकुड़ने लग जाएंगी। टॉप 3 एक्सरसाइजेस बताओ जो हर किसी को करनी चाहिए सो दैट उनके लोअर बैक पेन सॉर्टेड रहे। स्विमिंग, हैंगिंग और वॉकिंग करेगा, उसको कभी भी गर्दन कमर का दर्द नहीं होगा। हेडेक्स आजकल क्यों होते हैं, बहुत ज्यादा बढ़ गए? वो होता है गर्दन की माल पोजीशनिंग की वजह से, और यहाँ पे जो बड़ी फाइन नर्व्स होती हैं, अगर आपकी गर्दन न्यूट्रल है तो फाइन नर्व्स ना इरिटेट नहीं होती, पर जैसे जैसे गर्दन आपके आगे जाती है तो फाइन नर्व स्टार्ट गेटिंग इरिटेटेड, उससे हेडेक होने लगेगा। आंख में यहाँ प्रेशर आने लग जाएगा, यहाँ दर्द होने लग जाएगा, हैमरिंग दर्द, ऐसे लगे कुछ मार रहा है कोई, मतलब गर्दन की वजह से हो रहा है। ओके। बट आप इसमें टैबलेट खाते रहेंगे माइग्रेन की लंबे टाइम तक। पेन किलर्स यूज करनी चाहिए डायरेक्टली? पेन किलर जिसने 2-3 साल खाई है ना, उनको किडनी डिजीज 1 है। लोग कुछ चीजें खुद करते हैं, रील देखा होगा रोहित शर्मा का, तो वो एकदम उनका कुछ शोल्डर जाता है जो वो ऐसे उठा के ऐसे कर देते हैं एंड देन नॉर्मल। ये करना चाहिए? हमारा पर्पस है कि हम इंडिया के हर कोने तक इंडिया के टॉप लोगों का नॉलेज पहुंचा सकें, उन्हें लाइफ में आगे बढ़ने में हेल्प कर सकें, उन्हें एजुकेट करें और इंस्पायर करें। एंड उस मिशन में आप हमारी हेल्प कर सकते हैं इस चैनल को सिर्फ सब्सक्राइब करके, क्योंकि आप जितना हमें सब्सक्राइब करेंगे उतने ही ज़्यादा लोगों तक हम पहुंचेंगे एंड उतने ही ज़्यादा लोगों की हम हेल्प कर पाएंगे। तो आगे बढ़ने से पहले राज शमानी को सब्सक्राइब कर लीजिए, राज शमानी क्लिप्स एंड राज शमानी शॉर्ट्स को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि वहाँ पर हम इस बड़े एपिसोड की छोटी छोटी क्लिप्स डालते हैं ताकि कम समय में आप एक बेहतर इंसान बन सकें। एंड इस पूरे एपिसोड का ऑडियो एक्सपीरियंस स्पॉटिफाई पे अवेलेबल है, जहाँ पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। एंजॉय द शो। होता क्या है कायरोप्रैक्टर और कैसे काम करता है? क्योंकि दिखने में ना बहुत अजीब लगता है ये। मैं ट्रस्ट मी, आधे से ज़्यादा टाइम तो मुझे बिलीव नहीं होता है कि ये क्या है, कैसा है, और मुझे रिस्की दिखता है ये बात। तो क्या होता है, प्लीज़ एक्सप्लेन। देखो कायरोप्रैक्टर क्या करता है कि जैसे कि अगर आपका जॉइंट जो है, कायरोप्रैक्टर का मेनली जो वर्क रहता है वो 90% स्पाइन के आसपास ही रहता है, स्पाइन से रिलेटेड ही रहता है। ठीक है। 10% जॉइंट्स पे भी वर्क होता है, मसल पे भी वर्क होता है। ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग बैठे रहते हैं बहुत ज़्यादा, 2-2 3-3 घंटे एक ही जगह, बड़ा इंपॉर्टेंट मीटिंग है, बॉस खड़ा है, सब लोग बैठे हैं, तो मैं भी कैसे जाऊं। तो धीरे धीरे करके हमारी जो बॉडी है, हमारे जॉइंट जो हैं, जैसे रेलगाड़ी के डब्बे होते हैं बीच में से जॉइंट होता है, ऐसे ही हमारी वर्टिब्रास के बीच में जॉइंट होता है, उसको फैसेट जॉइंट बोलते हैं। ठीक है। जिसको लॉक करता है, मोबिलिटी देता है, चलने फिरने में मदद करता है। अब उस जॉइंट के ऊपर नर्व्स होती हैं, फाइन नर्व्स होती हैं, जो डिटेक्ट करके मैसेज भेजती हैं ब्रेन को कि आप सीधे बैठे हो, गलत बैठे हो। ठीक है, हल्का हल्का सिग्नल देती हैं। कई बार थोड़ा यानी थोड़ा स्टिफनेस आएगी, कई बार थोड़ा ज़्यादा हल्का सा पेन होगा, कई बार बहुत ज़्यादा सीवियर पेन होगा, डिपेंडिंग अपॉन कि वो फैसेट जॉइंट किस तरीके से फंक्शनली अलाइंड है। अगर जस्ट स्टिफनेस आ रही है तो मतलब वो हल्का सा सिग्नल दे रही है, मतलब वो हल्का सा वहाँ पे हल्की सी फंक्शनल डिसऑर्डर है वहाँ पे, मूव नहीं कर रहा, या आपने उस जॉइंट को तो ज़्यादा ही खोल दिया, ज़्यादा ही स्ट्रेच कर दिया, वहाँ स्टिफनेस आने लग जाएगी। अगर बहुत ज़्यादा लोड है तो आपको थोड़ा ज़्यादा सोरनेस आएगी, ज़्यादा दर्द होगा। स्लिप डिस्क जैसा प्रॉब्लम है तो ज़्यादा ही दर्द होगा। तो कायरोप्रैक्टर क्या करता है, इट ओपन द फैसेट जॉइंट, अलाइनिंग द फैसेट जॉइंट। उससे क्या होता है कि वो जो नर्व्स है, इट सेंड ए गुड सिग्नल टू द ब्रेन कि भाई सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज अलाइंड, यू नॉट नीड टू बी वरी अबाउट। अब उसमें क्या करता है कायरोप्रैक्टर, उसको रिस्टोर कर देता है उसके फंक्शंस को, उसकी मोबिलिटी को, कि वो स्टक हो जाता है वहाँ पे। ओके। अब जैसे ही अलाइन करता है वहाँ पे हीलिंग होने लगती है, क्योंकि आपका पहले तो गर्दन घूम नहीं लगी थी, जैसे हम सो जाते हैं ना, कई बार सुबह उठते हैं तो गर्दन घूमती नहीं है ऐसे। रीज़न क्या है ना, आपने इतना ज़्यादा जॉइंट को स्ट्रेच कर दिया है, ओवर स्ट्रेच कर दिया है। अब वहाँ जाके ओवर स्ट्रेच होने की वजह से अब जैसे ही उठोगे वहाँ पे वहाँ के नोसिसेप्टरी रिसेप्टर्स होते हैं, पेन रिसेप्टर, जो ब्रेन में जाएंगे और आपको गर्दन को मूव नहीं होने देंगे, क्योंकि आप गर्दन मूव करोगे कि ब्रेन कहेगा वहाँ पे इंजरी हो सकती है, दर्द हो सकता है, इंजरी हो सकती है,
आपकी गर्दन वहीं रहेगी। आप जाओगे कायरोप्रैक्टर के पास में, आप बोलेंगे कि भाई मेरा गर्दन नहीं मुड़ रही है सर, क्या हो गया मेरे को, कई बार चक्कर भी आने लगते हैं इसके साथ में। तो कायरोप्रैक्टर क्या करेगा, जो लॉक हो गया जॉइंट को उसको अलाइंड कर देगा, उसको ओपन कर देगा। जैसे ही ओपन होता है वहाँ की मसल अच्छे से काम करने लगती है। ओके, मसल भी अच्छे से काम करने लगती है। तो कैसे ओपन करते हैं ये? विद द हैंड्स ओनली। ओके, विद द सर्टेन। रिस्की नहीं होता ये? रिस्की नहीं है अगर प्रोफेशनल करे तो। अगर अनप्रोफेशनल करे, जिसको एक्सरे का पता नहीं है, डायग्नोस्टिक्स टेस्ट का पता नहीं है, जिसकी कोई फॉर्मल एजुकेशन नहीं है, इट्स वेरी रिस्की। एंड क्या डिफरेंस होता है एक फिजियोथेरेपिस्ट और कायरोप्रैक्टर में? जैसे मैंने बताया कि कायरोप्रैक्टर क्या करता है, ज़्यादातर इसका जो रोल रहता है वो स्पाइन के अराउंड रहता है। इट अलाइनिंग द स्पाइन, एडजस्ट करते हैं स्पाइन में, पल्विस एडजस्ट करते हैं, जॉइंट एक्सट्रीमिटी भी एडजस्ट करते हैं। तो कायरोप्रैक्टर का काम ज़्यादातर वहीं रहता है। फिजियोथेरेपिस्ट एक बड़ा अम्ब्रेला है बेसिकली। फिजियोथेरेपिस्ट मसल पे भी काम करते हैं, जॉइंट पे भी, लिगामेंट पे भी, आपके लाइफस्टाइल पे भी, पोस्चर पे भी। तो फिजियोथेरेपिस्ट की फिर अलग अलग ब्रांचेस होती है, जैसे पीडियाट्रिक फिजियोथेरेपिस्ट बच्चों का अलग हो गया, स्पोर्ट्स इंजरी का फिजियोथेरेपिस्ट अलग हो गया। तो ये बहुत बड़ा अम्ब्रेला है, बहुत बड़ा। कायरोप्रैक्टर को ज़्यादातर एसोसिएट करा जाता है स्पाइन अलाइनमेंट से ही। या बहुत सिंपल बेसिक है। हाँ, बेसिक। किस इंसान को कायरोप्रैक्टर के पास जाना चाहिए, या मुझे क्या हो तो मैं कायरोप्रैक्टर के पास जाऊं? व्हाट आर द थिंग्स दैट कायरोप्रैक्टर ही ठीक कर सकता है, या ऐसी कौन सी चीज़ें जो कायरोप्रैक्टर बेटर तरीके से ठीक कर सकता है वर्सेस एनी अदर फील्ड? देखो, अगर आपको स्पाइन की प्रॉब्लम है, विदाउट हैविंग एक सेकेंड थॉट आप कायरोप्रैक्टर के पास चले जाओ। ओके, स्पाइन की प्रॉब्लम मतलब क्या क्या? जैसे कि दर्द हो गया आपके गर्दन में, गर्दन मुड़ नहीं रही है, आपको हेडेक्स हो रहे हैं, आपके हाथ में झंझनाहट आने स्टार्ट हो गई है, नमनेस आ गई है, आपको हाथ पांव वीक लगने लगे हैं, शियाटिका बहुत कॉमन है, जैसे कि पीछे से नर्व दब जाता है, इसके बाद वो ट्रैवल करने लगता है, पोस्चर प्रॉब्लम है, आप कायरोप्रैक्टर के पास जा सकते हो। ही विल फिक्स यू, ही विल अलाइन योर स्ट्रक्चर, कुछ एक बेसिक गाइडलाइन बताएंगे, वो करते रहेंगे तो वो पेन दोबारा भी नहीं होगा। फिजियोथेरेपिस्ट के पास में आप जाओ जब आपके पास स्पोर्ट्स इंजरी है। फॉर एग्जांपल यू आल्सो हैविंग दिस स्लैप टियर, सो आपको फिजियोथेरेपिस्ट ठीक कर सकता है, स्पोर्ट्स फिजियोथेरेपिस्ट। कायरोप्रैक्टर का रोल इसमें नहीं है, क्योंकि फिजियोथेरेपिस्ट आपको रिहैब कराएगा, आपको बहुत सारी गाइडलाइन बताएगा, उसको मसल्स के बारे में बहुत ज़्यादा पता होता है, राइट? उनको फिजियोलॉजी ज़्यादा पता होती है, एंड दे आर मोर ट्रेंड इनटू द स्पोर्ट्स रिहैबिलिटेशन बेसिकली। हालांकि कायरोप्रैक्टर भी आ गए हैं स्पोर्ट्स रिहैबिलिटेशन पे, बट फिजियोथेरेपी इज़ द गाय। ओके, सो नाउ टॉकिंग अबाउट, आपने बोला कि सो के जब उठते हैं तब नेक में पेन हो जाता है, ये बहुत कॉमन है, राइट? तो कौन सी स्लीपिंग पोजीशन है जो अवॉइड करनी चाहिए ताकि नेक पेन नहीं हो? एक ही स्लीपिंग पोजीशन है जो सबकी फेवरेट है, जो हम क्या करते हैं कि उल्टा सोते हैं। हाँ, मैं भी वैसे ही सोता हूँ। सब सोते हैं, 80% सब लोग उल्टा सोते हैं। अब उल्टा इंसान सोता इसलिए है क्योंकि जैसे अपन सारा दिन बैठे रहते हैं, सारा दिन खड़े रहते हैं, मीटिंग अटेंड करनी होती है, तो पूरी बॉडी में स्ट्रेस डेवलप होने लगते हैं, बटक्स के राउंड, पल्विस के राउंड, नी के राउंड, नेक के राउंड, शोल्डर के राउंड। तो जैसे ही सीधा सोते हैं ना, बेड में लेटते हैं, तो प्रेशर पॉइंट ना दे स्टार्ट सेंडिंग सिग्नल टू द ब्रेन इस तरीके से, राइट? तो अपन क्या करते हैं, फिर पहले तो हल्का सा लेफ्ट में हो जाते हैं, फिर हल्के सिग्नल थोड़े कम हो जाते हैं 50%, फिर हम क्या करते हैं ना कि अपना लेफ्ट या राइट पाँव घुमा के मोड़ लेते हैं, सिग्नल 70% कम हो जाते हैं, फिर हम गर्दन घुमा के उल्टा जब होते हैं तो सिग्नल 100% कम हो जाता है। रीज़न वाई? क्योंकि आपने ज़्यादा बेसो सपोर्ट एक्वायर कर लिया बेड का, पहले आप सीधा लेटे थे, अब आपका बेसो सपोर्ट बहुत ज़्यादा हो गया, तो सिग्नल पेन के, स्टिफनेस के बहुत कम हो गए, एंड पीपल एंड अप विद स्लीपिंग लाइक दैट। तो उल्टा सोता है। अब उल्टा सोने का नुकसान बहुत ज़्यादा है, फ़ायदा कुछ भी नहीं है। फ़ायदा एक मोमेंट्री फ़ायदा है कि आप आगे एक कंफर्टेबल नींद आ गई और जल्दी नींद आ गई आपको, ये फ़ायदा है। नुकसान क्या है कि क्योंकि आप जस्ट ऐसे लेटे रहते हो पूरी रात, उसमें होता क्या है ना, एक तो आपका जो गर्दन है एक पूरे रस्सी के जैसे घूम जाता है, एक रिवॉल्व हो जाता है ऐसे इस तरीके से, क्योंकि गर्दन का डिज़ाइन है सीधा रहना, पूरा घूमना लेफ्ट में, पूरा घूमना राइट या पीछे की तरफ, क्योंकि गर्दन के अंदर 7 जॉइंट होते हैं, उनका दे बिहेव एज अ फैमिली। ओके, अब आप पूरी गर्दन को रात को ऐसे रखते हैं ना मरोड़ के, तो वहाँ पे क्या होने लगता है कि वो वहाँ पे इंस्टेबिलिटी आने लगती है,
उल्टा सोने वाले को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस ज़्यादा होता है 90% एज कम्पेयर टू सीधा सोने वाले को। तो हमने देखा होगा सुबह सुबह उठते तो ज़्यादा गर्दन अकड़ी रहती है, फिर नहाएंगे धोएंगे कुछ करेंगे ब्रश व्रश करेंगे तब वो ईजी होती है, और ये सिग्नल मिल रहा है कि यू आर नॉट डूइंग गुड। दूसरा नुकसान ये है कि जैसे हम उल्टा सोते हैं ना तो हमारा जॉ ऐसे टिका रहता है, तो जॉ में कट 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 आवाज़ आने लग जाती है, क्लेंचिंग होने लगती है, ठीक है, TMJ डिसऑर्डर बनने लगता है उससे। तीसरा एस्थेटिक डिसएडवांटेज ये है कि क्योंकि एक ही तरफ, क्योंकि सबकी फेवरेट एक ही पोजीशन होती है, या तो लेफ्ट सोएगा वो राइट सोएगा, ब्रेन में सिग्नल्स होते हैं क्योंकि वो लेफ्ट राइट नहीं सो सकता। फेशियल एसिमेट्री आने लगती है, तो एक तरफ ज़्यादा रिंकल्स होंगे एक तरफ कम रिंकल होंगे, तो आपका फेस एक तरफ से ज़्यादा शाइन करेगा एक तरफ से कम शाइन करेगा, बिकॉज एक तरफ की ब्लड सप्लाई आपने थोड़ा कॉम्प्रोमाइज़ कर रखी है दूसरे कंपैरिजन में, तो ओवरऑल फेशियल एक्सप्रेशन में भी फर्क आना स्टार्ट हो जाता है। तो इसलिए उल्टा नहीं सोना चाहिए। हाँ, एंड सबसे इम्पोर्टेंट डाइजेशन तो बड़ा ख़राब रहता है उल्टा सोने वाले का। तो फिर कैसे सोना चाहिए? बेस्ट पोजीशन कौन सी सोने की? देखो सबसे बेस्ट पोजीशन है अगर आप शवासन में सो सकते हो। शवासन मतलब आप सीधा सो, हल्की सीधा। हाँ, उसमें भी तो गर्दन टिल्ट होगी, नहीं करनी चाहिए। नहीं होगी, हल्की सी टिल्ट होगी, ऑटोमेटिकली टिल्ट हो जाएगी। आपको बस उसमें आपको कमांड नहीं देने कि मैं लेफ्ट में जाऊँ या राइट में जाऊँ, हल्का सा आप लेफ्ट राइट करोगे आपको पता लग जाएगा कंफर्टेबल कौन सी है। हल्का से टिल्ट में फ़र्क नहीं पड़ता, 10 डिग्री 15 डिग्री होता है टिल्ट, बट अगर आप पूरा टिल्ट होते हो ना तो उसमें 55 to 65 डिग्री का टिल्ट हो जाता है, दैट इज डेंजरस। तो अल्टीमेटली शवासन में सोना विद द पिलो अंडर योर फीट, अंडर योर नीज, और लेफ्ट में सोना वेरी इंपॉर्टेंट। ये सबसे बेस्ट। एंड ओके, टेल मी, पिलोज के साथ सोना चाहिए कि नहीं सोना चाहिए? यस, पिलो हैज टू बी देयर। पतला पिलो होना चाहिए, लेस देन 1 इंचेस गर्दन के नीचे। हाँ, लेस देन 1 इंचेस। बैक पे जो उल्टा सोते हैं उनके लिए भी? उल्टा तो सो ही नहीं सकता। अगर आप पिलो लोगे तो आपने क्या करा, और ज़्यादा घुमा दिया उसको। जो बिना पिलो के 55 डिग्री एंगल था, पिलो के साथ वो 65 75 हो गया, और ज़्यादा घूम गए। तो उल्टा सोने के साथ पिलो तो घुमा ही नहीं सकते, हम ले ही नहीं सकते। और बहुत सारे लोग सोते भी हैं, उल्टा भी सोते हैं और पिलो भी लगाते हैं। हाँ, लेते हैं, उसमें ज़्यादा डिग्री घूमता है तो और खराब होता है। सीधे सो और पिलो के साथ हो, सीधा सो या लेफ्ट साइड, या जैसा बोला जाता है। सो मैं उल्टा सोता हूँ, बट मैं बिना पिलो के सोता हूँ। एंड ये बहुत कॉमन है कि हर थोड़े दिन में, नॉट वेरी ऑफन, बट हाँ हर 20-25 दिन में एक बार, मतलब मैं जब उठता हूँ तो गर्दन में मुझे दर्द होता है। टुडे इज़ वन ऑफ दोज डेज कि ये वाला जो पार्ट है दुखने लग जाता है और वो काफ़ी पेन करता है सुबह उठ के, और अभी भी जैसे पेन कर रहा है, वो 2 दिन तक पेन रहेगा फिर वो चले जाएगा। ट्रू। जिस दिन ज़्यादा ठंड होगी ना, या जिस दिन ज़्यादा AC कम किया होगा आपने, उस दिन ज़्यादा दर्द होगा। वो तो रोज़ ही करता हूँ मैं, AC बहुत तेज। 17 हमारी आदत होती है कि हम बाहर से आए हैं, सीढ़ियाँ चढ़ के आए हैं, और गाड़ी का टेम्परेचर बाहर का टेम्परेचर कम होता है, तो हमें एकदम से जब टेम्परेचर शिफ्ट होता है गर्मी लगती है। आते ही हम रूम का हीटर, जो आपका AC है, वो सीधा पावरफुल मोड पे दबा देंगे, या उसको 17-18 पे ले आएंगे, क्योंकि बॉडी को चाहिए कंफर्टेबल जोन। आप पूरी रात आप 17 डिग्री पे रहते हो, बॉडी का टेम्परेचर है 37 डिग्री, 10 डिग्री का मिसमैच है। 20 डिग्री हाँ, 20 डिग्री का मिसमैच, सही है। अब उसमें क्या करती है बॉडी, शुरू में तो एडजस्ट करती है, अपने आप को बचा के रखेगी, पर धीरे धीरे के जब आप सो रहे होते हो तो बॉडी क्या करती है, इस टेम्परेचर को मैच करने के लिए सारा जो ब्लड है आपके हार्ट के आसपास छोड़ दे देगी, आपके किडनी, लीवर, पेंक्रियाज के आसपास दे देगी, जो असेसरी ऑर्गन है, मेन इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। अब चूंकि वो सारा ब्लड वहाँ चला गया, जॉइंट में, नेक में, बैक में ब्लड कम हो गया। अब मसल के पास कम ब्लड है, उस केस में वो क्या करती हैं, उसमें हो जाएगा वैजो कॉन्स्ट्रिक्शंस हो जाएगा, मसल सिकुड़ने लग जाएंगी, उससे ज़्यादा जकड़न होगी। अब शुरू में ये जो जकड़न होती है, ये कंपनसेटरी टाइप 1 होती है। मैं आपको डिजीज़ की पैथोलॉजी बता रहा हूँ, कैसे कैसे आगे बढ़ेगा प्रॉब्लम। ये किसी का भी शुरू में जब स्टिफनेस आएगी, आपको हल्का हल्का जकड़न आएगी, महीने में एक बार आ गई, 2 महीने में एक बार आ गई, 1-2 दिन आपने सिकाई करी, कई बार टैबलेट भी खा लिया, ट्रैवल हुआ, कुछ मलहम लगा लिया, कुछ ऑयल लगा लिया, ठीक हो गया 2 दिन में। ये बॉडी का है कोड ब्लू। सबसे पहले कोड ब्लू एक्टिवेट करती है, आपको पर्टिकुलर जॉइंट आपको ब्रेन में बता रहा है कि इस तरीके से चल रहा है। 1-2 साल ऐसे चलेगा। हम कंटिन्यू रखते हैं अपनी हैबिट, क्योंकि इट्स नॉट अफेक्टिंग आवर हेल्थ जब तक पूरा, अभी तो आया नहीं है, नेक्स्ट कोड तो आया नहीं है। फिर हम क्या करते हैं कि कंटिन्यू रखते हैं ऐसे ही,
फिर वो प्रॉब्लम है 15 दिन में एक बार होने लगती है। अब 3-4 दिन टिकेगी, पहले 2 दिन, अब 3-4 दिन टिकेगी, एक हफ्ता टिकेगी। अब ये है कोड है ऑरेंज बॉडी का। अच्छा, तो सीवियर, थोड़ा सा मॉडरेट कोड हो गया। उसमें बॉडी बता रही कि आपको कि आप थोड़ा इस पे ध्यान आपको देने की ज़रूरत है। आपकी विटामिन्स या मल्टीविटामिन्स कम्स हैं, और आप फिजिकल इनएक्टिव हैं, और अपना बॉडी पोस्चर पे ध्यान नहीं दे रहे हैं, या आपको अंडरलाइंग इंजरी है, आप इस पे ध्यान दीजिए। 2-4 दिन में ठीक हो जाएगा, फिर 1-2 साल के बाद कंटिन्यू करते हैं। अब जो पेन है रोज़ होने लग जाएगा, थोड़ा थोड़ा सिग्निफिकेंट पेन रहेगा, कभी ज़्यादा कभी कम, बट वो वहाँ से हटेगा नहीं वो पेन। बैक ऑफ द माइंड आप बात किसी से कर रहे हो, बट आपका दिमाग वहीं पे है। आपका दिमाग बता रहा है, सिग्नल दे रहा है कि दर्द है। दैट इज अ कोड रेड, मतलब यू हैव एक्चुअल डिजीज नाउ, एक्चुअल इंजरी इनसाइड नाउ। तो कभी भी बॉडी जो है एकदम से कोड रेड में नहीं आती। 95% लोगों का कोड ब्लू, कोड ऑरेंज और कोड रेड होता है। और ज़्यादातर हम लोग जब तक कोड रेड नहीं आ जाएगा तब तक उस पर ध्यान नहीं देते। वो है कोड रेड है कंपनसेटरी टाइप 3। मतलब बॉडी ने जो करना था, अपने आप को बचाना था, बचा चुकी है, अब बॉडी से नहीं हो रहा। नाउ यू नीड एक्सटर्नल सपोर्ट, दैट इज अ डॉक्टर। तो कोड ब्लू में लोगों का ध्यान देना चाहिए। अगर आपको 15-15 दिन में 20 दिन में पेन हो रहा है, जल्दी हो रहा है ना, तो आप इसको जाइए, एड्रेस कराइए, एक फिजियोथेरेपी कंसल्टेशन लीजिए, अपना एक्सरे वगैरह कराइए, नेसेसरी है, फिजियोथेरेपिस्ट के अंडर में रहिए, वो आपको डेफिनेटली गाइड करेगा, और आई एम श्योर वो जल्दी ठीक हो जाएगी। आपने बोला कि एसी में सोने से और ज़्यादा ख़राब होता है चीज़, एसी बेकार है, एसी में नहीं सोना चाहिए। एसी बेकार नहीं है। फिर अगर आपका टेम्परेचर एसी का 22-23 के आसपास रहता है तो एसी इज़ वेरी गुड थिंग। तो गर्मी लगती है 22-23 में। तो जैसे मैंने बताया ना, आप गाड़ी से ट्रैवल करके आए हो, वहाँ टेम्परेचर बहुत कम है ना। आप जैसे ही आपने दरवाज़ा खोला, एक बड़ा ट्रांजिशनल पॉइंट था ना बीच में, एकदम से आप बाहर के टेम्परेचर में आप 42 डिग्री चल रहा है, एकदम से बड़ा ज़्यादा वेरिएशंस हो गया, तो बॉडी एकदम से अपना हीट जो है अब्जॉर्ब कर लेती है। अब जैसे एसी में जाते हो तो आप गर्मी लगती है, उस टाइम हमें हल्का सा कम रख के 17-18 पे 15-20 मिनट, आधे घंटे के बाद या तो उसमें स्लीपिंग मोड होता है वो यूज़ कर लें, या वॉलंटरली उसको 22 पे ले आएँ जब आप बॉडी सेटल हो जाए। जैसे आप सो जाते हैं ना, मेटाबॉलिक एक्टिविटी वैसे ही कम हो जाती है आपकी रिक्वायरमेंट है इसी की वैसे ही कम हो जाएगी, क्योंकि आप कुछ कर नहीं रहे हो, हीट तो वैसे ही जनरेट नहीं होगी। बट सोते टाइम आपको पता नहीं लगेगा, अल्टीमेटली जब आप हाइपोथर्मिक स्टेट में चले जाते हो, मतलब आप जब लगेगा ना कपी, जब आप चद्दर उठते हो, ये सिर्फ ब्रेन को ही पता होता है। मेरी तो नींद खुल जाती है अगर मैं गर्मी में सोता हूँ तो। अच्छा, मतलब मेरे को अगर मैं गर्मी में ही सो रहा हूँ तो प्रॉब्लम नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल आप मेरे को 30 डिग्री 35 डिग्री में बाहर हवा में सुला दो, स्टार्टिंग में थोड़ी 5-10 मिनट प्रॉब्लम होगी, बट फिर मैं सो जाता हूँ, फिर दिक्कत नहीं है, राइट। लेकिन अगर मैं कोल्ड रूम में स्टार्ट किया है, क्योंकि दैट्स प्रेफरेंस, 16 डिग्री टेम्परेचर पे, 17 डिग्री टेम्परेचर पे, फुल ब्लोअर पे, मैंने तब अगर उसमें सोना स्टार्ट किया, तो अगर आधी रात में बीच में मैं अगर 22 डिग्री कर दूँ या 24 डिग्री कर दे कोई, मेरी नींद खुल जाएगी, मुझे फिर गर्मी लगने लग जाती है। एक बॉडी का स्टेट रहता है कि आप किस इन्वायरमेंट में रहते हो, या आप किस एथनिसिटी से बिलोंग करते हो। अगर आप ग्रीनलैंड वाले लोगों को यहाँ लाओगे तो दे कांट सर्वाइव। कश्मीर से लोग हैं, दे कांट सर्वाइव। एक बॉडी की टेम्परेचर टॉलरेंस होता है, तो आपका उस तरीके से टेम्परेचर टॉलरेंस है, बट हेल्थ वाइज आई सजेस्ट कि 22 के आसपास रहे, ठीक रहता है। क्योंकि हम लोग टेम्परेचर बड़ा कम लेके कंबल ओढ़ लेते हैं, तो अल्टीमेटली आपके हाथ या बाहर होंगे या गर्दन बाहर होगी, तो गर्दन या हाथ ही स्टिफ होगा। ऐसे रहता है। लग रहा है मेरे को अटैक कर रहे हो आज आप। ऐसे ही करता हूँ मैं, हैवी ब्लैंकेट ताकि एकदम कोजी रहे, और फिर बिल्कुल ठंड और गर्दन बाहर रहती है। एग्जैक्टली। एंड वो मॉइस्चर भी तो ऑब्जर्व कर लेते हैं ना, पूरा बॉडी खींच लेगा सारा मॉइस्चर। तो हल्का सा दरवाजा खुला रहे या बहुत कम रहे, या 22 के आसपास टेम्परेचर इज वेरी गुड। ओके, सो हम लोग बात कर रहे थे नेक और बैक पेन की। एक एक करके मैं 3 क्वेश्चन पूछता हूँ इस पर। पहला है कि कैसे वर्क डेस्क होनी चाहिए, कैसे काम करना चाहिए। कोई भी चेयर चलेगी, एक आर्गोनोमिक चेयर हो तो बेस्ट है, बट वो चेयर का एंगल जो है 100 डिग्री होना चाहिए, मतलब फ्लैट नहीं होनी चाहिए, हल्की सी पीछे होनी चाहिए, मतलब समहाउ समथिंग लाइक दिस। आर्गोनोमिक चेयर्स बेस्ट होती हैं अगर ले सकते हैं, अदरवाइज कोई भी चेयर चलेगी जिसका एंगल 100 डिग्री हो। अगर आर्गोनोमिक चेयर नहीं है तो बैक रेस्ट अवेलेबल होते हैं ऑनलाइन, आप बैक रेस्ट लगाओ, इट बिकम आर्गोनोमिक, 90% आपका काम चल जाएगा। डेस्क जो रहता है,
जितना हो सकता है टमी आपकी इस एज से टच करना चाहिए आपका, ठीक है, आप दूर मत जाएं इससे। अगर आप मेरी पोजीशन देखेंगे तो मेरे शोल्डर जो है अब बहुत पास आ गए हैं, अब इंटरनल रोटेशन में चले गए हैं शोल्डर, उसका अपला बाहर चला गया है और चेस्ट स्क्वीज कर रही है मेरी। मैं जितना जैसे से पास जाऊंगा मेरा बेस ऑफ सपोर्ट बढ़ता रह रहा है, मैं ज़्यादा वाइड कर रहा हूँ। ऐसे काम करना। हाँ, टमीज के साथ टच करना चाहिए। और डेस्क जो है आपकी जो नाभि है इससे 2 से 3 इंच ऊपर होना चाहिए। ओके। हाँ, उस केस में आपको क्या करेंगे, आप उस केस में आपका शोल्डर बाहर चला जाएगा और गर्दन को एक नॉर्मल कंटूरिंग मिलेगी, नॉर्मल शेप मिलेगी। थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेते रहें, अपने बैंड्स का यूज़ करें एंड लेफ्ट उसमें अपने अलार्म थोड़ा लगाएं, 45 मिनट्स में उठिए, चाय पीजिए, थोड़ा गर्म पानी पीजिए, जो भी पानी पीते हैं वो पीजिए, उठते बैठते रहिए। 2-3 घंटा स्टिक रहना इज़ नॉट अ गुड आइडिया सर। 45 मिनट्स 1 आवर में बेस्ट टू बेस्ट चेयर कोई काम नहीं करेगी अगर आप बीच में उठ नहीं रहे तो, क्योंकि बॉडी का डिज़ाइन भगवान ने बनाया कैसे था, चलने फिरने के लिए, काम करने के लिए। अब हम वी आर टर्निंग इनटू दिस लैपटॉप जनरेशन। मेरे लिए तो बहुत डिफिकल्ट होगा क्योंकि मैं तो नहीं उठ सकता 2-3 घंटे से पहले एक ही बार। उस केस में थोड़ा फिजिकल एक्टिव ज़्यादा रहना पड़ेगा, आपको कंपनसेट करना पड़ेगा अपनी फिजिकल एक्टिविटी से, अपने न्यूट्रिशन अच्छे रखने पड़ेंगे, डाइट अच्छी रखनी पड़ेगी। यू कैन कंपनसेट, 6 घंटा बैठना पड़ेगा। बट अगर आप कोई कुछ नहीं करना चाह रहा, कुछ नहीं करता, उसको बैठना है तो इंजरी तो होगी उसको। तो 45 मिनट्स हाँ, में उठना ही पड़ेगा, नहीं तो हाँ, या तो फिजिकल एक्टिव लीजिए तो थोड़ा थोड़ा ब्रेक लेते। So you mean to say, let's say अगर यहाँ पर बैठा हूँ तो ये ऐसे काम करना चाहिए मुझे? थोड़ा सा आगे होना चाहिए, हल्का सा डेस्क, और हल्का सा ऊपर होना चाहिए, थोड़ा सा ऊपर लाए हाथ को। Okay, और यहाँ पे हाँ, आई लेवल के ऊपर होना चाहिए। ओके, सो डेस्क यहाँ होना चाहिए, डेस्क यहाँ होना चाहिए और लैपटॉप यहाँ होना चाहिए, और मैं ऐसे काम करूँ। हाँ, जितनी इसमें पता है क्या होगा? I'll tell you something. जब ये करेंगे ना, लोगों की लोअर बैक दुखने लगेगी आपको, क्योंकि डे 1 पे लोगों को आदत नहीं होती है। सब लोग बैठते हैं ऐसे आजकल, राइट? और सब ऐसे बैठ के टीवी देखते हैं, ऐसे ही रहते हैं, पैर ऊपर। दिस इज़ अ वेरी कॉमन, ऐसे कर लेंगे, राइट? दिस इज़ ऑल, ये सब बहुत नॉर्मल है और सब लोग ऐसे ही करते हैं। तो जब अगर ऐसे करके बैठने लग गए ज़्यादा देर तक, 15 मिनट में लोगों की लोअर बैक दुखने लग जाएगी, तो फिर क्या करें? डे 1 पे तो बैठ ही नहीं सकते ऐसे। डेस्क के नीचे जगह होनी चाहिए आपका। टमी, जैसे मैंने आपको बताया, टमी टच करना होना चाहिए। जब टमी का टच करोगे तो अल्टीमेटली बैक को आप खींच रहे हो ना पीछे, तो बैक तो फुली सपोर्टेड है वैसे भी आपकी। ओके। हाँ, बैक फुली सपोर्टेड रह रही है, बैक रेस्ट लगाया है या एर्गोनॉमिक चेयर है। आप फ्री नहीं है यहाँ पे, आप अज्यूम फ्री कर रहे हैं, बट सपोर्ट है उधर। तो एर्गोनॉमिक, हाँ, एर्गोनॉमिक सपोर्ट है, या तो उसमें चेयर के अंदर ही इनबिल्ट होता है ऐसे आर्च, या आप जब बैक रेस्ट लगा लोगे तब भी उसमें पुश मिल जाता है। बेसिक आइडिया है कि आप गर्दन का जो सी कर्व है और कमर का जो सी कर्व है, ये दोनों आइडेंटिकल होता है, इनको मेंटेन करके रखें आप। आपकी गर्दन जितनी नीचे जाएगी उतना फैसेट जॉइंट आर्थरोसिस बनेगा, मतलब फैसेट जॉइंट स्टिफ होगा, मैकेनिकली इनकम्पैटिबल होगा, एंड यू एंड अप विद द सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस फ्यूचर में जाके। सिमिलर विद द बैक, बिना सपोर्ट के बैठेंगे तो धीरे धीरे जो आर्च है ना कमर का, वो फ्लैट हो जाएगा। आप किसी भी आईटी वाले का एक्सरे कराएंगे ना, गर्दन पूरी फ्लैट है, कमर पूरी फ्लैट है। तो क्या होता है फ्लैट होने से? ये जो एक्स्ट्रा रूम दिया गया है, ये दिया गया है हमारी फ्लेक्सिबिलिटी के को मेंटेन करने के लिए। तो हम कुछ सामान उठाएं, कुछ करें, तो वी हैव एक्स्ट्रा रूम, ताकि हम शॉक को अब्जॉर्ब कर लें, उसके साथ थोड़ा तालमेल बैठा के उस टास्क को परफॉर्म कर दें। ऐसे रहने से नर्व्स स्पाइन से, जॉइंट से, डिस्क से दूर रहती हैं। जैसे ही सीधा होता है तो नर्व्स जो हैं डिस्क के बहुत पास आ जाती हैं, फैसेट जॉइंट कॉम्पैक्ट हो जाएगा, टाइट हो जाएगा। तो ऐसे लोगों को इंजरी ज़्यादा होगी, ज़्यादा सस्टेन करेगी, हीलिंग में भी टाइम लगेगा। वाओ यार, ये कितना नॉर्मल है लोगों के इसमें और लोगों को पता भी नहीं है। एक तो हर कोई ऐसी सिचुएशन के थ्रू गुजर रहा है। जब तक हमारे साथ ठीक चल रहा है ना, हम ठीक है, तब पता नहीं लगता। जब इंजरी होती है तब हमारा दिमाग फ्लैशबैक में जाता है, अच्छा यार ये उस दिन ये हुआ था, मैं ऐसे बैठता था, मैं ये खाना खाता था, मैंने ये किया, मैंने बंजी जंपिंग करी, तब फ्लैशबैक में जाते हैं, अच्छा ये सब इनमें से इंजरी डेवलप हुई। मन से फिर सोचने लग जाते हैं, सोचने लगते हैं। ओके, टेल मी, एर्गोनॉमिक चेयर आप बोले बेस्ट होती है,
बेस्ट चेयर कौन सी होती दुनिया में, कभी आपने देखी हो, सुनी हो? आप तो इतना बड़ा क्लिनिक चलाते हो, इतने वर्ल्ड वाइड कॉन्फ्रेंसेस में जाते होगे, रिसर्च करते होगे, सो यू वुड बी नोइंग। देखो यार, एक कोई है, कोई कंपनी, कोई चीज़ है, मे बी एक्सपेंसिव, चीप? देयर इज वन वेरी एक्सपेंसिव चेयर, किसी ब्रांड को प्रमोट नहीं करेंगे। इट कोस्ट 1,65,1,80,000 रुपीज। ओके, क्या नाम है ब्रांड का? बता दो, ठीक है, इट्स फाइन, यू कैन टेल अस। हरमन कंपनी करके आती है। ओके, दे मेक्स वेरी गुड चेयर। तो उसमें क्या होता है, चेयर में खासियत क्या होती है? थोड़ा अच्छी कंपनी है, अच्छे उसके हैंड रेस्ट अच्छे हैं, रिवॉल्विंग अच्छा है, और आपको वेंटिलेशन अच्छा मिलता है, आप अच्छे से बैठ सकते हो, राइट। और नॉर्मल चेयर से ज़्यादा आपको लाइट फील होगी, आपके साथ चिपकेगी नहीं, आप अपनी अलग आइडेंटिटी फील करोगे उस चेयर से। नहीं तो हम बैठे रहते हैं ना, लगता है कि कुछ दबा हुआ है। बटक स्पोर्ट्स अच्छे हैं, थाई स्पोर्ट अच्छी है, सो इट्स एंड उस पे जब बैठते हो तो डिफरेंट फील होता है? हाँ, डिफरेंट फील होता है, काफ़ी डिफरेंट फील, बड़ा लाइट फील होता है। मैंने ली थी तो मेरे से किसी चेयर पे बैठा ही नहीं गया। हाँ, उस पे बैठ गए थे? हाँ, उसके बाद? उसके बाद कहीं बैठा नहीं गया। क्या बात कर रहे हो? हाँ, तो सब सारी चेयर वियर्ड लगने लगी। इतना डिफरेंस होता है? बहुत डिफरेंस लगता है। अच्छा, दिस इज द बेस्ट चेयर। और इंडिया में अगर कोई ब्रांड अगर पता हो आपको, जिनकी सस्ती चेयर्स आती हैं लेकिन तो भी अच्छी होती है? देखो यार, बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है चेयर्स में, 10% का फर्क होगा। अच्छा। हाँ, बस मेन आपको चेयर खरीदते टाइम 2 ही चीज़ों का ध्यान रखना है। क्या उसका एंगल 100 डिग्री के आसपास है, क्या उसके पास थाई सपोर्ट मिल रही है कि नहीं मिल रही, ओके, आगे तक जा रहा है कि एज उसका नहीं जा रहा है। फॉरगेट अबाउट द हैंड रेस्ट। हेड रेस्ट का प्रैक्टिकली कोई काम नहीं है, क्योंकि भगवान ने जो बनाई है ना गर्दन, इसका काम है जो पूंछ का काम था, जानवर में जो पूंछ का काम है, इसका काम है तो फ्री रहना। अच्छा। हाँ, मोबिलिटी करना, कानों को हेल्प करना, सुनने में, देखने में हेल्प करना। तो प्रैक्टिकली आप रख के आप काम नहीं कर सकते हो। हम कितना भी उसके साथ अटैच कर दें, कितना भी उसको डिफाइन कर दें, कितना भी ग्लोरीफाई कर दें मार्केटिंग में, बट प्रैक्टिकल नहीं है वो। इट हैज़ टू बी फ्री। अगर आपको प्रोडक्टिव रहना है तो, सोचना है तो ये छोड़ दें, बट शोल्डर तक आए कोई चेयर तो ज़्यादा अच्छी रहेगी। ओके, यू नो, आप बात कर रहे हो कि गर्दन का ऐसा फ्री रहने का काम है, कुछ ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। आपने वो एड्स देखी है जो ड्राइविंग कार्स पे सीट, ड्राइविंग के लिए, आई नो राइट, ड्राइविंग के लिए पीछे नेक सपोर्ट बेचते हैं? आई बॉट इट रिसेंटली, एक कंपनी का। तो वो फर्क पड़ता है उससे? यू टेल मी पर्सनली, कैसा लगा? मैं चलाई नहीं उसके बाद कार, तो मुझे पता नहीं है। गाड़ी ना ऐसे कोई ड्राइव नहीं कर सकता। हाँ, राइट। अगर आपने फॉर एग्जाम्पल खरीदा है तो आप उसमें टिका तो रहे हो, बट अल्टीमेटली देख थोड़ी रहे हो उसको। आपको देखने के क्या करेगा, वैसे होगा। जैसे ही जो दिमाग को कंसंट्रेशन की जरूरत पड़ेगी तो फ्री अपने आप ही हो जाएगा, उठा लेगा गर्दन को, आपको बिना बताए। ठीक है, ब्रेक लगाना होगा तो भी अपने आप आगे आएगी। तो जिसने भी यूज लिया है उसका प्रैक्टिकली यूज सिर्फ 5% है कि सिग्नल पे रेस्ट उस पर हल्का सा, भाई आप अपने अच्छा हाईवे है और आपने टिका लिया, हैंडल पकड़ लिया, बस उस पर रख लो। ट्रैफिक में है, कोई जा रहा है साइड में, आप नहीं रख सकते, प्रैक्टिकली नहीं है। हाँ, आप साइड में बैठा उसको लगाओ, आराम से सोएगा, बैठेगा, बट ड्राइवर के लिए तो इज यूजलेस थिंग। ओके, कमिंग बैक टू लोअर बैक पेन। ठीक है, मैं आपको बोला था 3 क्वेश्चन पूछूंगा। फर्स्ट इज दिस, लोअर बैक पेन पहले बहुत ज़्यादा बड़े लोगों में आते थे, राइट? बड़े लोग होते हैं, एज हो रही है, एज के साथ वीक हो रही है। आजकल मैं देखता हूँ 16 साल, 18 साल, 19 साल के बच्चे, हमारी एज में 25, 26, 28, 29, इस एज में लोगों को लोअर बैक पेन होने लग गए हैं। वाई? इसको समझने के लिए 3 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा अपने को। एक तो हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल है बहुत ज़्यादा, हम जंक खाते हैं, जंक पीते हैं और जंक की सोचते हैं, सबसे बड़ा रीज़न ये है। फिर हमने डिस्कशन कर लिया उल्टा सोने का, बेड बहुत एक्सट्रीमली सॉफ्ट हो गए हैं, आप बैठोगे सिंक हो जाओगे। ठीक है। दूसरा, जैसे ऑफिस में है, आपने आपके बट से यहाँ पे आप टांग पे टांग रख के आपने ऊपर बैठ गए, आप 1-1.5 घंटा आपने रील देखी, मोबाइल चला लिया। फिर यंगस्टर ने कोई बाइक चला ली, बड़ी स्पोर्ट्स बाइक चला ली एकदम से बिना किसी वार्म अप के। सारा वैसे पूरा दिन आप लेटे रह रहे हैं, आपने मूवी देखी है, इंस्टाग्राम चलाया, एकदम से आप बाइक चलाने स्टार्ट कर दिया आपने। स्पोर्ट्स इंजरी होगी छोटी छोटी, जैसे उन्होंने कुछ खेला ही नहीं, एकदम से
और एकदम से कोई उन्होंने इंस्टाग्राम पे रील देखी, चलो जी आप हाइक करके आते हैं, अन्नपूर्णा हाइक करते हैं या केदारनाथ ट्रैक करते हैं तो बिना वार्म करके चले गए। ये लोग बड़े होते हैं, उनको ज़्यादा इंजरी होती है। विटामिन डी डेफिशिएंसी का फैक्टर बड़ा, B12 का बड़ा फैक्टर रहता है। और बट ऐसा कुछ नहीं होता कि कोई बॉडी में पार्ट टाइट हो, हैमस्ट्रिंग टाइट हो, बटॉक्स टाइट हो, इसकी वजह से पेन बढ़ते जाता है, या कोर वीक हो या लो बैक वीक हो, इन सब का कोई फर्क पड़ता है? ऑफ कोर्स ना, ये सिग्नल हमने अभी डिस्कशन किया था जिसमें हमने बताया था ना कि कोड ब्लू रहता है, जिसमें थोड़ा थोड़ा सिग्नल देती है बॉडी, टाइट रह रहा है बॉडी आपकी, हैमस्ट्रिंग टाइट हो रही है, आपसे चलने में थोड़ा दिक्कत हो रही है, या आपका शोल्डर ऊपर नीचे हो गया है, बैक में शिफ्टिंग हो गई है किसी तरीके की, फंक्शनल मिसअलाइनमेंट हो गई है, तो बॉडी सिग्नल तो देती है बट हम वी कीप केप्ट ऑन इग्नोरिंग ना, तो उस लोगों को ज़्यादा इंजरी होती है। ओके, टेल मी 3 एक्सरसाइजेस, ऐसी टॉप 3 एक्सरसाइजेस बताओ जो हर किसी को करनी चाहिए सो दैट उनके लोअर बैक पेन सॉर्टेड रहे। वॉकिंग सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है। कितना वॉक करना चाहिए दिन? 45 मिनट्स डेडिकेटेड वॉक करें डेली विदाउट ट्रैकिंग। ट्रैकिंग पे बात करेंगे हम लोग। हाँ। स्विमिंग और हैंगिंग कर लें। स्विमिंग, हैंगिंग और वॉकिंग करेगा, उसको कभी भी गर्दन कमर का दर्द नहीं होगा। सो वॉकिंग 45 मिनट्स अ डे। 45 मिनट्स अ डे। ओके, हैंगिंग मतलब क्या? लटके? यू जस्ट हैंग, जैसे हम चिन अप करते हैं ना, बस हैंग करें, लेट द बॉडी स्ट्रेच। कितनी देर लटकना चाहिए? इंसान अमूमन 10 सेकंड पकड़ के रख सकता है रोज 10 सेकंड पकड़ा, छोड़ा, 10 सेकंड पकड़ा, 5 मिनट के लिए दोहराएं। डीकम्प्रेस्ड होगा सारा स्पाइन। बैठ के ग्रेविटी ने जो सक किया आपकी बॉडी को, आपने जॉइंट्स को दबाया है, लिगामेंट्स को दबाया, वो स्ट्रेच हो जाएगा। तो डेली लटके 5 डेली लटके। ओके, ये तो बहुत अनयूजुअल मैं सुन रहा हूँ, मैंने कभी नहीं सुना है पहले। हाँ, अब बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज, इवन आई ट्राइड इन 1000 पेशेंट, वेरी इफेक्टिव फॉर मेंटेनेंस पर्पस एंड ट्रीटमेंट पर्पस। ओके, एंड स्विमिंग में क्योंकि हम सारा दिन आगे के काम करने लगते हैं, क्योंकि सारे काम हमारे आगे के रह गए, किचन में भी वही काम रह गया है, लैपटॉप का काम वही रह गया है, नोट्स बनाने हैं, स्टूडेंट्स ने काम करना है, लिखना है, जो 10-10 घंटे पढ़ते हैं, सारे काम तो आगे हो गए। अब सामने की मसल कॉन्ट्रैक्ट होगी, टमी कॉन्ट्रैक्ट हो गया, आपका इलियोसास कॉन्ट्रैक्ट हो गया, जितनी मसल बिकम शॉर्टेंड, अब पीछे की वीक होती जा रही हैं। स्विमिंग से क्या होगा, आप स्ट्रोक करोगे, ऊपर देखोगे, लेग्स चलाओगे, तो सारे एक्सटेंशन पैटर्न की एक्सरसाइज हो रही है। तो अल्टीमेटली वो कैंसिल आउट हो गया ना, फ्लेक्शन किया, एक्सटेंशन के साथ। तो कितनी बार करनी चाहिए स्विमिंग हफ्ते में? 2-3 बार, 2 बार तो एटलीस्ट। तो ये पॉसिबल नहीं है ना हर किसी के लिए इतना ज़्यादा करना। हैंगिंग 10 सेकेंड 1 मिनट सब कर सकते हैं, विच इज़ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फिगर आउट कर लेंगे आसपास, कहाँ पे लटक सकते हैं, कैसे लटक सकते हैं। छोटे छोटे घरों में दीवारें होती है जहाँ पे लटक सकते हो, तुम थोड़ा कर सकते हो। बड़े से बड़ी फैंसी जगह जाते हो तो आपके जिम्स हो सकते हैं एंड स्पेसिफिक, और आपके पास बहुत पैसा है तो घर में आप स्पेसिफिक डंडा लगा के लगवा सकते हो, राइट। एंड नहीं भी तो आजकल 500-1000 रुपये में ही आपको मिल जाता है। चिन अप बार आता है, आप लगा सकते हो। हैंगिंग इज ईजियर, वॉकिंग बहुत ईजी है, हर कोई 30 to 45 मिनट्स कर सकता है। स्विमिंग बहुत डिफिकल्ट है, हर किसी का एक्सेस नहीं होता करने के लिए, और अगर जिसके पास एक्सेस है उसका टाइम नहीं होगा इतना करने के लिए। हर हफ्ते में 2-3 बार कैसे करेंगे कोई इतनी ज़्यादा बिजी लाइफस्टाइल में। हैंगिंग और वॉकिंग 90% प्रॉब्लम नहीं होने देगा। स्विमिंग इज एड ऑन, पोस्चर अच्छा दिखेगा, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फील करेंगे आप अपने बारे में, ज़्यादा देर बैठ पाएंगे। बट वॉकिंग ऑन हैंगिंग भी 90% प्रॉब्लम सॉर्ट कर सकता है। ओके, इट्स बेस्ट कि अगर वही दोनों कर लो तो भी बहुत है। इनफ। हेडेक्स आजकल क्यों होते हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं हेडेक? हाँ, दैट्स अ वेरी गुड थिंग। देखो 2014 से पहले जो हेडेक होते थे, जितने भी हेडेक होते थे, उनको समझा जाता था कि माइग्रेन है ये। भाई आप गए, मेरे को हेडेक होता है, एक महीना हो गया सर, माइग्रेन है, ये मेडिसिन ले लें, नेपराडी ले लें, नब्रोक्सिम ले लें, हेडेक कम हो जाएगा। 2016-17 में रिसर्च आई है कि अप टू 82% जो माइग्रेन बोला गया है डॉक्टर के थ्रू, वो माइग्रेन नहीं, वो हेडेक है। वो होता है गर्दन की माल पोजीशनिंग की वजह से, टेस्ट नेक की वजह से। और यहाँ पे जो बड़ी फाइन नर्व्स होती हैं, ऑक्सीपिटल नर्व्स होती हैं, अगर आपकी गर्दन न्यूट्रल है तो फाइन नर्व्स ना इरिटेट नहीं रहती, दे गिव्स अ वेरी गुड सिग्नल। बट जैसे जैसे गर्दन आपके आगे जाती है, द फाइन नर्व स्टार्ट गेटिंग इरिटेटेड, उससे हेडेक होने लगेगा। आँख में यहाँ प्रेशर आने लग जाएगा, यहाँ दर्द होने लग जाएगा,
हैमरिंग दर्द, ऐसे लगे कुछ मार रहा है कोई, एक प्रेशर जनरेट रहेगा यहाँ पे। ये है आपका सर्वाइकोजेनिक हेडेक, मतलब गर्दन की वजह से हो रहा है। इसमें गर्दन दर्द नहीं करेगी, बट गर्दन की वजह से होगा। ओके। बट आप इसमें टैबलेट खाते रहेंगे माइग्रेन की लंबे टाइम तक, बट उसको ठीक करा जा सकता है एक सिंपल एडजस्टमेंट्स की, कायरोप्रैक्टिस को फिक्स कर देगा 1 या 2 सेशन में। और कैसे फिक्स होगा और क्या होता है? वो माल पोजिशनिंग थी ना, आपकी जो हड्डी है स्टक हो गई थी वहाँ पे C1 या C2, उसको लाइन कर देगा वो, इट स्टार्ट मूविंग फ्रीली, उसने सिग्नल देना बंद कर देगा हेडेक की, वो अच्छे से बंद हो जाएगा। So you're telling me कि 82% हेडेक्स स्पाइन से ठीक हो सकते हैं, माइग्रेन से नहीं? नहीं, माइग्रेन क्या है, मतलब आपकी माइग्रेन की दवाइयों से? माइग्रेन के 82% बिना माइग्रेन की दवाइयों से ठीक हो सकते हैं, मतलब कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट से। रेस्ट 18% इज एक्चुअल माइग्रेन, जो पहले बोला जाता है कि सारे के सारे माइग्रेन है। इंटरेस्टिंग, विच आई डिडंट नो अबाउट इट। हाँ, सो ये हेडेक सबको टेक्स्ट नेक की वजह से हो रहे हैं, क्योंकि सब लोग ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। यस, 50% को यस, और बाकी 50% को ऑक्सीपिटल न्यूरैल्जिया करके प्रॉब्लम होती है। यहाँ की नर्व्स बड़े टाइट हो जाएंगी या मसल के बीच में स्टक होने लगती हैं। और क्यों टाइट हो जाती है? उल्टा सोने से, जैसे मैंने बताया, बहुत ज़्यादा उल्टा सो रहे हैं आप, बहुत ज़्यादा मोबाइल यूज़ कर रहे हैं आपने, पूरा नेटफ्लिक्स का शो देख लिया पूरा पिलो को रोल करके ऐसे करके, तो इवेंचुअली आप उसको रिपीट करते रहेंगे। क्या पेन किलर्स यूज़ करनी चाहिए डायरेक्टली? पेन किलर जो है ना अब हैंकी बन गया है, मतलब आपके जेब में ना रुमाल नहीं होगा, बट आपको पैरासीटामोल आपके जेब में जरूर होगी। इतना नॉर्मल बन गया है ये लोग। हाँ। लोगों को ये डर लगता है, ट्रैवल कर रहा हूँ, चलो पैरासीटामोल जेब में डाल के रखता हूँ। आज मैं इतनी लंबी फ्लाइट लेना तो पैरासीटामोल जेल में डाल के रखता हूँ। ट्रू। या मैं ट्रिप पे जा रहा हूँ तो हो जाएगा, पैरासीटामोल जेब में डाल के रखता हूँ। पेन किलर जिसने 2-3 साल खाई है ना, उनको CKD 1 है, मतलब किडनी डिजीज 1 है। ये होता कंटिन्यूस खाइए। हाँ, मैं आपको एक वाकया बताता हूँ। मैं अभी 15 दिन पहले की बात है, कैप्टन साहब हैं एक, शिप के कैप्टन थे, तो उनको कमर में दर्द हो गया, कुछ लिफ्ट किया उन्होंने। अब शिप में क्या होता है ना, फर्स्ट किट होता है, मेन दवाइयाँ होती हैं, और वो दवाइयाँ प्रोपोर्शनेट के हिसाब से होती हैं, कितने लोग हैं इतने पैरासीटामोल होनी चाहिए। किसी को बुखार हो गया, पैरासीटामोल एक जनरल टैबलेट है, कोई भी बहुत सारी बीमारी में कवर कर लेती है, क्योंकि बहुत सारी हम टैबलेट नहीं रख सकते, तो दे दिया, तब तक आप शिप से निकलेंगे 5 से 10 दिन 12 दिन में, तब तक आप काम चला सकते हैं। तो कैप्टन साहब को जब दर्द हुआ तो पहले दिन ही हो गया शिप के। अब कैप्टन क्या करता है ना, अपनी शिप को नहीं छोड़ता, जैसे आर्मी पर्सनल होता है ना, जैसे पोस्ट को नहीं छोड़ते, तो कैप्टन जो है शिप का अपनी शिप नहीं छोड़ेगा किसी भी हालत में। पैरासीटामोल खाई, एक दिन में 12 पैरासीटामोल खाई, 18 दिन की जर्नी थी। 12 पैरासीटामोल पर डे। मैं खुद हैरान हो गया, मैं चल कैसे रहा, अब सीधा CKD 3 निकला। बट 12 खा सकते हैं लोग, कुछ होता नहीं है? लोग खाएं। आप समझो ना मेरी बात, जब तक आपको साइड इफेक्ट नहीं पता, जब तक आपका दर्द कम हो रहा है, जब तक आप काम चल रहा है आपका, जब तक आप हैवीली एक्यूपाइड हो, आप अपने आप को प्रायोरिटी नहीं दोगे। आपने ली, बाद में ली, तीसरी ली थी, आपको लगा कि 10-12 दिन तो यार खा लेता हूँ, निकलते गए। और दूसरा, कैप्टन रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता है, क्योंकि सारा क्रू उसकी जिम्मेदारी है, वो छोड़ के नहीं जाएगा। एंड ही इज ऑन डायलिसिस नाउ। 10 दिन के अंदर हो? हाँ, 18 दिन के अंदर। तो ये मन से खाना बंद कर देना चाहिए। बट इट्स सो कॉमन इंडिया के, तो हर घर में लोग ऐसे ही, घर में कुछ भी हो रहा है बेटा ये ले लो। हाँ, कैलपॉल, डोलो, सब में क्रोसिन, तो इतना आसान से मिलती है कि पूछो मत। मैं तभी तो कह रहा हूँ, रुमाल है, अभी ये नई जनरेशन का रुमाल है। वाह, ओके। ये सब ना आधे ज़्यादा चीज़ें सही खाना खाने से फिक्स हो सकती है, राइट? बट आजकल एक प्रॉब्लम हो गई है कि हर कोई इंटरनेट पे एक अलग चीज़ बताता है, फिर बोलता है ये भी छोड़ दो, फिर ये भी छोड़ दो, फिर ये भी छोड़ दो। तो किस पे बिलीव करें? कौन, मतलब सारे इन्फ्लुएंसर्स और सारे डॉक्टर्स और सारे हेल्थ प्रैक्टिशनर्स की बात सुनी तो फिर सिर्फ हवा और पानी खाना पड़ेगा, बाकी कुछ बचेगा ही नहीं, क्योंकि सब में प्रॉब्लम है। तो क्या करें इसमें? जब हम खाने के बारे में ना बहुत ज़्यादा रिसर्च कर लेते हैं, बहुत ज़्यादा डाटा इकट्ठा कर लेते हैं, तब बॉडी को लगता है कि यार मैंने परसों ये खाया था, पचा नहीं, अब इसको नहीं खाऊंगा। 17 तारीख को ये खाया था, उस दिन फंक्शन था, तो अब ये नहीं खाऊंगा, पचा नहीं। उस दिन उसका बर्थडे था, मैंने ये खाया था, अब नहीं खाऊंगा, पचा नहीं।
साथ के साथ मिक्स करेंगे उन हैबिट्स को अपनी ऑनलाइन क्लिप्स देख के, इंस्टाग्राम रील देख के। तो आपने छटनी करी खाने में, हटा दिया, ब्लॉगर ने छटनी करी, आपने हटा दिया, कुछ आपने डाटा इकट्ठा करा खुद से, वो हटा दिया। इस तरीके से आप बहुत सारा खाना हटा देते हो अपनी लाइफ में से, 90% खाना। अब इतने ज़्यादा जब आप इंफॉर्मेशन ओवरलोड करते हैं दिमाग में, इतना ज़्यादा एनालिसिस कर लेते हैं, उसके बाद धीरे धीरे करके माल नरिशमेंट होने लगता है बॉडी में, न्यूट्रिशंस पहुंच ही नहीं पाएगा क्योंकि इतना ज़्यादा आपने एलिमिनेट कर दिया। अब इस बीमारी को बोलते हैं ऑर्थोरेक्सिया। ओके। टू मच प्री ऑक्यूपाइड कंडीशन रहा है फूड के बारे में। एक फेमस एक्ट्रेस है, हॉलीवुड एक्ट्रेस, ट्रेसा पाल्मर करके है, उसको ये डिजीज निकली कि उसने सब छोड़ दिया, सब छोड़ दिया, बॉडी सूखने लगी, गाल पे जग गए, तब डॉक्टर ने कहा यू हैव ऑर्थोरेक्सिया। तो ऑर्थोरेक्सिया इज ऑल अबाउट गिविंग टू मच, वेरी मच अटेंशन टू द फूड एनिमलेशन, फूड हैबिट्स। तो इसका सोल्यूशन क्या है? इसका सोल्यूशन देखो यार, क्या है ना कि सबकी बॉडी अलग है, जैसे मैंने बताया, सबको खास तरीके का खाना डाइजेस्ट होता है, खास तरीके का खाना डाइजेस्ट नहीं होता। बट खाने में एक ही तरीके की चीज़ नहीं खाते रहनी चाहिए। यू मिक्स एंड मैच विद द फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ड्राइड फ्रूट्स लीजिए, वेजिटेबल लीजिए जिसमें बी 12 है, ऐसी चीज़ें खाइए, फाइबर्स बहुत खाइए, शुगर मत लीजिए, बस। बस। टॉकिंग अबाउट दिस, मैं आपका एक वीडियो देख रहा था जिसमें आप बात करते हो नाभि सेटिंग। ये क्या होता है? मैं कभी नहीं देखा कि नेवल और नाभि की सेटिंग होती है, मुझे पता भी नहीं है कि इसका कोई यूज़ भी है कि नहीं है। क्या है ये? देखो, नाभि ना एक बेसिकली कंडीशन है, ऑर्गन नहीं है। जैसे कि ऑर्गन होता है हमारा लीवर है, स्प्लीन है, पेंक्रियाज है, वैसे एक ये एक स्टेट है, मिक्सर स्टेट है, फिजिकल, मेंटल, स्पिरिचुअल स्टेट की, मतलब तीनों को मिला के एक इंडिविजुअल लोकेशन है, ओके, जो एग्जिस्ट करती है हमारे पेट के ऊपर। अब इसको हम साइंटिफिक ढंग से समझते हैं, और ये नाभि सेटिंग हम 5000 साल से करते आ रहे हैं, हड़प्पा से लेकर धोलावीरा सबसे करते आ रहे हैं। ओके। तो मतलब पहली जो प्रिमिटिव टेक्निक थी हेल्थ को ठीक करने की, वो नाभि सेटिंग थी। ओके। हाँ, बट साइंटिफिक एविडेंस नहीं है कोई भी, क्योंकि साइंटिफिक एविडेंस तो होगा कोई फिजिकल स्टेट का, तो फिजिकल स्टेट तो है ही नहीं। अब इसको हम अगर समझना है, हमारी वेगस नर्व होती है, यहाँ से निकल के 10th क्रेनियल नर्व है, सबसे बड़ी नर्व है। ब्रेन के बाद में जो सबसे ज़्यादा मैसेज का काम करती है, मैसेंजर का काम करती है, वो वेगस नर्व करती है। अब ये जो नर्व है, जितने भी एसेंशियल ऑर्गन्स हैं, आपका डाइजेशन, आपका हार्ट्स, लंग्स, पेंक्रिया, सबसे अटैच्ड है। अकेली ऐसी नर्व है जो सेंसरी और मोटर दोनों फंक्शन का काम करती है, मतलब सेंसेस भी करती है और उन ऑर्गन से काम भी लेती है। ओके। अगर दिमाग कंपनी का डायरेक्टर है, बॉडी मतलब कंपनी, तो वेगस नर्व उसका सीईओ है, ठीक है। ज़्यादातर लोगों को जो हम बिलीव करते हैं डाइजेशन इश्यूज होता है, अगर कोई कंडीशन नहीं है, जैसे कि अगर कोई अल्सर है या किसी तरह का कैंसर, डाइजेशन इश्यूज है सिर्फ, हम नाभि बोलते हैं कि नाभि गड़बड़ हो गई है या नेवल मिसअलाइन हो गई है। तो हम क्या करते हैं, उस नर्व्स को जो सप्लाई करती है आपके इंटेस्टाइन में, लार्ज इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में, उसको स्टिमुलेट कर देते हैं। कैसे? विद द हैंड्स ओनली। ओके, राइट। स्टिमुलेट करने से दैट स्टार्ट गिविंग सिग्नल टू द ब्रेन, ब्रेन्स गिव यू मोर डाइजेस्टिव जूसेस, मोर एंजाइम, और डाइजेशन में हेल्प करता है। एक तो ये चीज़ होगी। दूसरा, देयर इज अ मेजेंट्रिक आर्टरी ऑन द स्मॉल इंटेस्टाइन। मेजेंट्रिक आर्टरी ब्लड देती है आपकी आंतों को, ताकि आंत चलना स्टार्ट करें। इसको बोलते हैं पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट, मतलब इस तरीके से आंतें चलती हैं, खाने को इस तरीके से मसलती हैं, ब्रेक करती हैं, तोड़ती हैं, ताकि स्मॉलर अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो सकते हैं, ताकि अब्जॉर्ब हो सकता है। तो कुछ लोगों में वो जो मेजेंट्रिक आर्टरी है, दैट आल्सो नॉट स्टार्ट गिविंग लेस ब्लड, उसकी वजह से भी डाइजेशन अल्टर होता है। तो नाभि में क्या करते हैं हम लोग, इसको भी स्टिमुलेट कर देते हैं, जिससे ज़्यादा ब्लड जाए। ज़्यादा ब्लड जाएगा तो अच्छे से वो मूवमेंट कर पाएगी आंत। सरप्राइजिंगली 100 में से 92% लोग नाभि करने के बाद डाइजेशन इशू से बहुत अच्छा महसूस करते हैं। क्या बात करें। यस, आई एम डूइंग इट सिंस many years.
शुरू में मैं भी बिलीव नहीं करता, बट आई व्हेन स्टार्ट डिस्कवरिंग इट, स्टडिंग अबाउट इट, इट्स वेरी वेरी इफेक्टिव, वेरी इफेक्टिव. बट इसके पीछे कोई साइंटिफिक एविडेंस एविडेंस नहीं है. एविडेंस नहीं है. रीजन बिकॉज एविडेंस के लिए यू नीड अ फिजिकल स्टेट. कोई भी एविडेंस तब होता है व्हेन यू हैव सम फिजिकल तो डॉक्यूमेंटेशन. बट फिर ये आया कहाँ से? हाउ डू यू, ये प्रैक्टिस बनी कैसे जब इसके पीछे कोई रिसर्च नहीं है, इसके पीछे कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है? सो फिर कैसे ये स्टार्ट हुआ? वैगस नर्व का हमें बहुत पहले से पता है. इवन साइंस एग्जिस्ट नहीं करती तब भी से पता है. बट ये कौन सी फील्ड ऑफ मेडिसिन या कौन सी फील्ड ऑफ बॉडी अंडरस्टैंडिंग में आता है? या लाइक इज इट, ये आयुर्वेदिक प्रैक्टिस है, ये आई डोंट नो फिजियोलॉजी प्रैक्टिस है, ये न्यूरो प्रैक्टिस है, कौन सी प्रैक्टिस है ये? इट्स अ इंडियन नर्व्स की प्रैक्टिस है, किसकी वजह से हुआ है ये? इट्स अ ट्रेडिशनल इंडियन प्रैक्टिसेस वी हैव बीन डूइंग सिंस एजेस. जैसे मैंने बताया आपको, बहुत सालों से करते आ रहे हैं. अभी रिसर्च पता लगी है कि जो वैगस नर्व है वो स्टिमुलेट होती है हमिंग से. व्हेन यू डू अब इसके लिए एक डिवाइस भी आ गया मार्केट में जिसको एफडीए ने अप्रूव भी कर दिया कि यहाँ लगाओगे वैगस नर्व इम्प्रूव होगी, जिससे आपकी इंसोम्निया ठीक होगा, कार्डियक रिदम ठीक होगा, आपका डाइजेशन भी ठीक होगा. और ये हमिंग वाली चीज़ हमें 5000 साल पहले से पता है. बताता हूँ कैसे. जैसे हम ओम बोलते हैं ना, ओम ओम बेसिकली 3 पार्ट का है, आ उ म. तो व्हेन यू से ओम, म जो है वो हमिंग हो रहा है, जो हमें अब पता लगा है. और हमिंग से स्टिमुलेट होती है वैगस नर्व. तो यानी जो पहले ओम बोलते थे उनका डाइजेशन, उनका अरिदमिया, उनकी एंग्जाइटी, उनके हार्मोन सही रहते थे. ये हमें बहुत पहले से पता है और हम उसको स्टिमुलेट करते हैं विद द हैंड्स ओनली, जो आप स्टिमुलेट कर सकते हो विद द डिवाइस. इंटरेस्टिंग, दिस इज वेरी 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 इंटरेस्टिंग. तो ओम की साउंड इज वेरी वेरी इफेक्टिव, हमें पता लगा है. सो मैं जब योगा करता हूँ एंड जब भी मैं करता हूँ, तो मेरी जो ट्रेनर है, योगा ट्रेनर, वो मुझे ऐसा बोलती है कि मैं जब ओम करूँ तो ये दोनों ईयर लोब्स बंद करूँ एंड देन डू इट. तो पूरा हमिंग जो है मेरे पूरे ब्रेन में हर जगह वो एकदम राइट, इट क्रिएट्स सर्टन वाइब्रेशंस एंड वो 1 या 2 बार करने के बाद ही बहुत अच्छा लगता है. इट हैज सम पावर. She want you to vibrate your ischion tubes. She want you to vibrate your thyroid, your internal structures. उस वाइब्रेशन से यू स्टिमुलेटिंग योर वैगस नर्व. और जिसने ये ओम बोलना सीख लिया, अच्छे से रोज प्रैक्टिस करेगा, नींद बहुत बढ़िया आएगी, प्रोडक्टिविटी बहुत सही रहेगी, डाइजेशन बहुत सही. Let's see, मैंने अभी स्टार्ट किया है. So but in next 6 months I'll be able to tell like the real results. It's just not om, it's om. You have to learn it. इसको टाइम लगता है बोलने में. Okay, let's come to this. एक चीज़ थी जो मैं रह गई बात करना, जहाँ हम बात कर रहे थे कि गलत लोग सोते हैं, गलत तरीके से उठते हैं, लेकिन उसके बाद एक और गलत चीज़ करते हैं, राइट? अब वो मैं भी करता हूँ, तो मुझे आज तक गलत लगी नहीं थी, पर आपसे बात करके, ब्रीफिंग करके, रिसर्च करके पॉडकास्ट से पहले मुझे पता चला कि वो गलत है. तो मुझे बताओ क्यों गलत है? आदत है मोबाइल फ़ोन यूज़ करना बाथरूम के अंदर. क्यों गलत है ये? क्या प्रॉब्लम है अगर मैं अपना फ़ोन यूज़ करता हूँ बाथरूम में? देखिए, डेफिकेशन होता है ना, वो 3 फेजेस में होता है. पहली फेज में 60% डेफिकेशन हो जाता है. यू डिस्चार्ज 60% ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड आउट ऑफ द बॉडी. जैसे ही फर्स्ट स्ट्रोक होता है, यू स्टार्ट यूजिंग मोबाइल. आप रील देखने स्टार्ट कर दोगे, अच्छा सा अपना दिमाग में आइडियाज लेना स्टार्ट कर दोगे. आप उसके अंदर प्रोफाइल खोला, प्रोफाइल के अंदर तो दिमाग जो है ऑक्यूपाई हो जाएगा. दूसरे स्ट्रोक में हमारा पेट जो खाली होता है, डेफिकेशन होता है 30% होता है, और तीसरे स्ट्रोक में 10% होता है. तो जब आप 60% करने के बाद जो दूसरा स्ट्रोक आना चाहिए, आप उस टाइम मोबाइल में बहुत ज़्यादा बिजी हो, तो अल्टीमेटली आपको तीसरा स्ट्रोक आएगा सीधा, द 10% वाला. बट द 20-30% रिमेन इनसाइड. आप क्योंकि इसमें ऑक्यूपाइड हो, दिमाग ऑक्यूपाइड हो गया, आपका मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा ही नहीं वहाँ पे, क्योंकि इतना फूड नहीं है कि उसको कॉन्ट्रैक्ट कर दे. क्योंकि फूड का प्रेशर होगा तभी तो कॉन्ट्रैक्ट करेगा. यू डन इट एंड इसके बाद आप नहा धो के ब्रेकफास्ट किया. आपने जैसे ही ब्रेकफास्ट किया, वो 30% स्टार्ट हिटिंग इन द ब्रेन कि यार मुझे वॉशरूम जाना चाहिए, वॉशरूम जाना चाहिए.
then 30% start coming after your breakfast. So this is how it goes. It's a problem. It's a problem. आप उसको हटाओ, you just listen to your stomach, आपका rectum क्या कह रहा है, आप तीनों stroke में करो, then you feel much better inputting at one time, single time. तो आपको बार बार जाने की जरूरत नहीं है. इससे ना IBS भी होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. Irritable bowel syndrome, इससे रिलेटेड है वो भी. मोबाइल यूज वालों को, अखबार पढ़ने वालों को ज्यादा होता है. तो अखबार भी नहीं पढ़ना चाहिए, कुछ भी नहीं पढ़ना चाहिए while you're on your bathroom seat. हाँ. It's a sympathetic activity. मतलब ब्रेन को इसके साथ कोऑर्डिनेट करना चाहिए. वेरी इंपॉर्टेंट एक्टिविटी है. Okay. इसमें कुछ ज्यादा बिजी नहीं रहना चाहिए इंसान को. सब सोच सकता है बट किसी ऑब्जेक्ट को हाथ में नहीं रहना चाहिए, किसी चीज को भी पकड़ के नहीं रखना चाहिए जिसमें ध्यान भटके. Got it. Okay, tell me, सो कैसे बेटर सकते हैं लोग? स्लीप में क्या गलतियां करते हैं आजकल लोग जिसकी वजह से स्लीपिंग प्रॉब्लम्स आने लग गई है लोगों को इतनी ज़्यादा? जैसे 2-3 चीज़ें हैं जो लोग बहुत ज़्यादा करते हैं आजकल सोने के लिए. अच्छा, सो वन इज़ फ़ोन में म्यूज़िक चलाते हैं. वाइट नॉइज़ एक बहुत फेमस चीज़ है, राइट? कि रेन साउंड चल रहा है, वाटर साउंड चल रहा है, कुछ ना कुछ पीछे एक हल्का सा धीरा सॉफ्ट म्यूज़िक चल रहा है, उसको चला के लोग सो जाते हैं, उससे बेटर नींद आती है. ये सब अच्छी चीज़ होती है, करना चाहिए. सोना देखिए क्या है ना, ब्रेन की ना बहुत सारी खिड़कियां हैं, बहुत सारे दरवाजे हैं ब्रेन के अंदर, जहाँ से ब्रेन इंफॉर्मेशन गैदर करता है, असेस करता है, एनालिसिस करता है, आइडियाज़ क्रिएट करता है. आपने गाना चलाया बैकग्राउंड पे, आपकी ब्रेन की 2 खिड़कियाँ तो खुली हैं. आप गाना कंज्यूम कर रहे हो, सोच रहे हो, अपने आप को इमेजिन कर रहे हो, पीछे गाना चला हुआ है पहाड़ों का, आप अपने आप को इमेजिन कर रहे हो पहाड़ों में. अल्टीमेटली दिमाग तो चल ही रहा है आपका, राइट? तो जो गाना चलाता है वो जल्दी सो सकता है बट उठेगा जल्दी, क्योंकि वो गाना बजता है, अभी बंद तो नहीं किया ना आपने, जल्दी उठ जाएगा उस वॉइस से. जब तक वो प्रोसेसिंग, एक गाना खत्म होगा जैसे ही दूसरी प्रोसेसिंग स्टार्ट होगी. तो आपने सपना लेना स्टार्ट कर दिया एक तरीके का, एक गाने का, आप उस सपने में जी रहे हो. इस तरीके से तीसरा कोई और गाना आ गया, हनी सिंह का एकदम से गाना आ गया तो आपका जो ब्रेन का स्ट्रक्चर है वो उसमें घुसने की कोशिश करेगा, क्योंकि बैक ऑफ द माइंड कान तो सुन ही रहे हैं. बट 8-9 आवर्स का एक स्लीपिंग म्यूजिक भी तो होता है आजकल, बहुत सारे होते हैं. 10 आवर्स स्लीप, 9 आवर्स स्लीप, एक ही जैसा चले जा रहा है वो, बिना चेंज करे. यही तो मेरा पॉइंट है, एक ही तरीके का फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए, नींद अच्छी लेगा. अब गाना फ्रीक्वेंसी चेंज हो रही है ना एकदम से. पंजाबी 9 घंटे का एक टाइप के गाना चलता है, बहुत बार होता है ऐसे. सॉन्ग्स आजकल बहुत सारे अवेलेबल हैं, प्लेलिस्ट अवेलेबल है जिसमें कुछ भी नहीं होगा और वो प्लेलिस्ट 8-9 घंटे की एक जैसे चलती रहेगी. दैट इज ओके. रिदम है ना उसमें. अच्छा, जहाँ रिदम टूट रहा है वहाँ नींद टूट रही है. तो सिर्फ कोई भी टाइप के गाने चला के सोना इज अ प्रॉब्लम. 8-9 आवर फोकस म्यूजिक, स्लीप म्यूजिक चला के, चैंटिंग चला के सो जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है. यस. और कई लोग स्टोरी सुनते हैं, कोई लोग बुक रीड करते हैं. आप जब बुक बैकग्राउंड में रीड कर रहे होते हैं ना, आपका दिमाग इन्फॉर्मेशन कंज्यूम कर रहा होता है, सो नहीं सकता. आपने स्टिल 2-3 खिड़कियां खुली छोड़ रखी हैं. अगर आपको सोना है तो सारे दरवाजे बंद करिए, सारी खिड़कियां बंद करिए दिमाग की, तब आपको नींद आएगी, जल्दी आएगी. क्यों यार, मुझे तो स्लीप, मैं जिस दिन पढ़ता हूँ उस दिन मेरे को ज़्यादा बढ़िया नींद आती है. जब आपका बैकग्राउंड में म्यूजिक चल रहा है. म्यूजिक नहीं चलाता. हाँ, मैं सोने से पहले आधा घंटा ट्राई करता हूँ पढूं, मिनिमम आधा घंटा. कभी कभी 1-2 घंटे होते हैं, कभी कभी 5 मिनट हो जाता है, मतलब बहुत थका हुआ होता हो तो. बट आई ट्राई, ऑन एन एवरेज में मिनिमम आधा घंटा पढ़ लेता हूँ. जिस दिन पढ़ता हूँ उस दिन ज़्यादा बढ़िया. दैट्स अ गुड हैबिट ना. आपने क्या करा, बुक बंद करा, इन्फॉर्मेशन बंद. बट गाने के साथ क्या है, इन्फॉर्मेशन तो चल रही है बैकग्राउंड में. गाने के साथ नहीं, गाने के साथ नहीं. बुक्स तो इट्स अ गुड हैबिट. इट्स बुक्स रीडिंग, इट्स डिलीटिंग द फोल्डर इन द ब्रेन. हमारा ब्रेन क्या करता है ना, सारे फोल्डर क्रिएट कर लेता है. बुक्स पढ़ने के साथ में अच्छी बातें करेंगे आप फ़ोन पे, व्हेन यू टॉक टू समबडी, आपका दिमाग अननेसेसरी फोल्डर डिलीट करता रहता है. अच्छी हैबिट है ये तो. ओके. एंड जो लाइट्स लगाते हैं लोग आजकल, फैंसी बैकग्राउंड, रात को सोने से पहले काफ़ी अच्छी अच्छी लाइट्स होती है कि उसको देख के सूदिंग लगता है, नींद आती है. वो एक बहुत फेमस एक लैम्प चल रहा है जिससे पूरा रूम गैलेक्सी जैसा बन जाता है. ऑल ऑफ दैट इज़ नाइस. उससे बेटर नींद आती है कि नहीं? नहीं, एंड नॉट एट ऑल. उसकी मार्केटिंग अच्छी करी गई है. वो दिखाता है कि आपको तारे दिख रहे हैं, आपको अच्छा महसूस होगा. बट जितनी लाइटनिंग रखोगे उतना मेलाटोनिन प्रोडक्शन कम होगा ब्रेन में, जो स्लीप के लिए बड़ा ज़रूरी है. आपका रूम क्लोज रहना चाहिए, उसमें नॉइस नहीं होनी चाहिए, और बहुत ही कम लाइट भी हैज़ टू बी बैकग्राउंड टू द कर्टन. पीछे की तरफ हो, कहीं और हो, हल्का सा आपको रोशनी से दिक्कत हो रही तो उसमें लगा सकते हो. बट जितनी कम रोशनी
डार्क हो बेटर। डार्क हो उतना ज़्यादा अच्छा। ये जितनी भी फैंसी लाइट लगा रहे हैं ये सब नींद नहीं आएगी इनको। एंड दीज आर द वेरी सेम पीपल हु स्लीप 3 AM इन द मॉर्निंग। तो 3 बजे सोते हैं तो प्रॉब्लम है इससे? अगेन देयर इज लॉट ऑफ एविडेंस कि 11 से 4 के बीच में बेस्ट नींद होती है, सोना चाहिए उस टाइम पे, और बहुत लोग अवॉइड कर देते हैं। देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स, बट आपका पर्सपेक्टिव क्या है इसके ऊपर? देखिए नींद भी अगेन नींद के भी 3-4 विंडोज खुलते हैं। सर्केडियल रिदम यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट। पहला विंडो तब खुलता है जब हम, एक सबकी हैबिट होती है, कोई 9:30 सोता है, कोई 10:30 सोता है, सबके सब है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट विंडो वही होता है। 80% उसमें नींद आ जाती है अगर आप मोबाइल यूज़ नहीं करोगे तो। वो विंडो खुलती है 10 से 15 मिनट के लिए बस। मतलब कोई एग्जाम्पल 10:30 सो रहा है तो 10:45 तक विंडो खुली रहेगी। आप वो टाइम स्किप कर दो, आपको अगले 2 घंटे नींद नहीं आएगी, क्योंकि आपने पहला विंडो स्किप कर दिया। पहले विंडो में गाने सुन रहे होते हैं, फिर दूसरी विंडो खुलती है 12 साढ़े 12 के बीच में, तब लोग देख रहे होते हैं, यूट्यूब देख रहे होते हैं या गाने चला रहे होते हैं, तब नींद नहीं आएगी। तीसरा विंडो खुलता है 2:30-3 के बीच में। पोर्नोग्राफी कंजप्शन बड़ा ज़्यादा होता है रात को, तब उस टाइम नींद नहीं आएगी। तो पीपल टेंड टू स्लीप 3 to 4 इन द मॉर्निंग। अब वो उठेंगे फिर 9:30, 10, 11, 12 बजे। और वो गलत है, बट किसी किसी के लिए वर्क करता है। कोई नाइट आउल होता है, इट वर्क्स फॉर देम। उनकी रिदम ही उस हिसाब से वर्क करती है कि जो दे आर यूजुअली बेटर एंड प्रोडक्टिव एट नाइट। लेट उठते हैं, दे आर द लेट राइजर्स। इट्स अडेप्टेबिलिटी, इट्स नॉट सूटिंग दैम। बॉडी अडेप्ट करती है हर चीज़ के लिए, फिजिकल, मेंटल, फिजियोलॉजिकल, स्पिरिचुअल, हर चीज़ में अडेप्ट उसने अडेप्ट किया है। बट कब तक करेगी अडेप्ट? आपने इतने 1000 साल आप रात को सोए हो, दिन में जागे हो, दैट द साइकिल। बट ऑफकोर्स आप जैसे तैसे करके एडजस्ट कर लेते हो, बट लॉन्ग टर्म में 4-5 साल आप देखिए ना, स्टडीज़ है जो नाइट में काम करते हैं और जो दिन में काम करते हैं, उनकी हेल्थ में, उनके फेस में रिंकल, इन टर्म्स ऑफ रिंकल, उनके हेयर की ग्रोथ में, उनकी ओवरऑल एक्सप्रेशन में, उनकी बॉडी से बहुत अंतर होता है। फेयर, देयर इज लॉट ऑफ एविडेंस अराउंड इट, बट आई स्टिल फील बहुत लोगों से मैं मिला हूँ जिन्होंने ट्राई किया अपनी लाइफ टर्न अराउंड करने की। 6-6 महीने वो सुबह उठे हैं, बट उनके लिए वर्क नहीं करता। उनके लिए ज़्यादा बेटर वर्क रात को ही करता है। दे आर मोर इफेक्टिव, मोर प्रोडक्टिव, क्योंकि उनकी आदत इतनी अच्छी बन गई है, वो अडेप्ट इतना बढ़िया कर गया बॉडी 10-12 साल 15 साल से, कि नाउ वो 6-7 महीने तक कंटिन्यूस फोर्स करके भी खुद को करते हैं। व्हेन दे गो बैक टू नॉर्मल, उनके लिए नॉर्मल जो रात को जगना होता है, इट्स स्टिल लाइक नाइट टाइम इज मच मोर इफेक्टिव। नाइट टाइम में यस, थॉट प्रोसेस थोड़ा इनहेंस होती है, क्योंकि कोई आवाज़ नहीं होती है, कोई डिस्टर्ब करने वाला होता है नहीं होता है, बाहर नहीं जाते हो आप, दोस्त फोन नहीं करते आप, ऑफ कोर्स, बट शॉर्ट टर्म के लिए। एंड देयर इज वन टाइप ऑफ साइंस कि सुबह उठने के बाद लोग बोलते हैं 4 बजे 5 बजे उठ जाओ, तब भी बहुत ज़्यादा साइलेंट होता है, नो नोटिफिकेशन होते हैं, बहुत बढ़िया लाइफ होती है, तब भी होता है। बट देयर इज लॉट ऑफ स्टडीज डन जिसमें ये बताते हैं कि स्टार्टिंग के फर्स्ट 2 घंटे में ब्रेन इतना प्रॉपर्ली फंक्शनल नहीं होता। तो अगर आपको एकदम इंपॉर्टेंट काम करना है और आप सोच रहे हो कि मैं बिना किसी डिस्टर्बेंस के करूँगा और उसकी वजह से आप 5 बजे उठ रहे हो, तो 7 साढ़े 7 तक तो वैसे आपका ब्रेन ढंग से चल ही नहीं पा रहा है। उसके बाद चलना स्टार्ट करे तो 8 बजे तो फिर वापस नोटिफिकेशन एंड लाइफ स्टार्टेड। अगेन ये भी अडेप्टेबिलिटी है, जैसे आपने बताया ना, आप जैसे आप माहौल में ढालोगे अपने आप को वैसे बढ़ जाएगा, वैसे ही बन जाएगा। ओके, कमिंग टू योर एरिया ऑफ एक्सपर्टीज, ठीक है, एक बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ दैट इज स्लिप डिस्क। स्लिप डिस्क बहुत ही खतरनाक चीज़ है। बहुत लोग चल नहीं पाते, मैं देखा है, उनकी लाइफ पहले जैसी नहीं होती जब हो जाता है उनको उसके बाद, एंड ये बढ़ते जा रहा है, ये काफ़ी लोगों को बहुत यंग एज में भी होते जा रहा है, राइट? सो ये कैसे ठीक हो सकती है? एंड एक और इसके ऊपर एलिगेशन है, डाउट है, रिस्क रिलेटेड फैक्टर्स हैं कि कायरोप्रैक्टिस के पास जो जाते हैं, इनफैक्ट एक रिसर्च है, राइट, जिस पे कि जो लोग कायरोप्रैक्टिस के पास जाते हैं उनमें से 1 in 1 lakh पीपल फेस मोर चांसेस ऑफ स्लिप डिस्क आफ्टर गोइंग टू कायरोप्रैक्टर देन दे हैड बिफोर गोइंग टू कायरोप्रैक्टर। Yes, slip disc injury is very common these days. Again, हो क्यों रहा है? क्योंकि अगेन वो हम जैसे अपने इनिशियल डिस्कशन कर रहा था कि जो कर्वेचर है सबका बैठ बैठ के ख़त्म हो गया है।
जिम में इंजरी होती है, ईगो लिफ्टिंग करते हैं, मम्मी ने सिलेंडर बोला, आपने सिलेंडर उठा लिया, बहुत कुछ इस तरीके के हादसे होते रहते हैं। इंजरी अगेन एक अनफॉर्चुनेट इवेंट है, किसी के साथ भी हो सकता है। लेकिन आउट ऑफ 100 90% जो स्लिप डिस्क इंजरी है वो कायरोप्रैक्टर ठीक कर सकता है। बट इन 90% को ये बोला जाता है यू नीड अ सर्जरी। उस 90% में से 60% सर्जरी करा लेते हैं। तो बिना सर्जरी के दे कैन गेट बेटर। 100 में से 90% पीपल गेट बेटर। 10% पीपल हैव ए सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस, जैसे बाथरूम रुकना बंद हो गया, चलना बंद हो गया, टांग बिल्कुल नहीं चल रही है, आपके लेग फील नहीं हो रहे हैं। ऐसे में यू नीड अ सर्जन एडवाइस। बाकी 90% में कायरोप्रैक्टर एंड फिजियोथेरेपिस्ट डेफिनेटली हेल्प यू। कैसे, क्या साइंस है इसके पीछे? क्यों लोग सर्जरी प्रेफर करते हैं, कायरोप्रैक्टर के पास नहीं आते? अगर आप वर्क करते हो तो डेफिनेटली आपके यहाँ ज़्यादा लाइन होनी चाहिए देन अ सर्जन। अब इसमें क्या करता है ना कि क्योंकि जैसे ही स्लिप डिस्क होता है ना, एकदम से बहुत ज़्यादा तेज़ दर्द होता है, इंसान से ना बैठा जाता है, ना खाया जाता है, ना लेटा जाता है, कुछ भी अपनी बेसिक एक्टिविटी भी नहीं कर सकता। उस केस में डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर यही बोलता है कि यार ये तो तेरी पाँव जो है वो चलना बंद हो जाएगा, यू नीड अ इमीडिएट सर्जरी। तो पहले वो डरा होता है, उसको डॉक्टर फिर थोड़ा और पुश कर देता है। वो कहेगा सर आपको जो करना है कर दो, प्लीज़ जस्ट गेट रिड ऑफ दिस पेन। वो सर्जरी करा लेता है। हम क्या करते हैं, जो स्ट्रक्चर्स है उसके आसपास का उसको लाइन करते हैं सो दैट लेस एंड लेस पेन सिग्नल गोज टू द ब्रेन, जिससे मोबिलिटी हम बढ़ा देते हैं। मोबिलिटी बढ़ाने से वहाँ डिस्क बल्ज जो है, डिस्क गेट मोर ब्लड फ्लो, ज़्यादा ब्लड आएगा, वहाँ की इन्फ्लेमेशन उतर जाएगी एंड डिस्क गेट अब्जॉर्ब ऑटोमेटिकली। जैसे मैंने बताया 90-95 डिस्क अपने आप अब्जॉर्ब कर जाते हैं, क्योंकि डिस्क एक पैरासाइट है। डिस्क ऐसी एक ऑर्गन है जिसका खुद का कोई ब्लड सप्लाई नहीं है। इसका डिज़ाइन नहीं है डिस्क होने का, मतलब स्लिप होने का, क्योंकि ब्लड सप्लाई नहीं होती। अब हम क्या करते हैं, उसके आसपास के जॉइंट को जब मैनिपुलेट करते हैं तो डिस्क गेट मोर ब्लड। ये ब्लड सकर है, ज़्यादा ब्लड लेगी, अब्जॉर्ब होके पीछे चली जाएगी। नाउ गेट फ्री, पेशेंट गेट बेटर। तो क्यों लोग फिर प्रेफर करते हैं कि वो हड्डी के डॉक्टर के पास जाएं, ऑर्थोपेडिक्स के पास जाएं, सर्जन्स के पास जाएं, कायरोप्रैक्टर के पास नहीं है, जब 90% केसेस आप लोग सॉल्व कर सकते हो? तो एंड जो मैं रिसर्चेस पढ़ रहा था, मैं आपको बताता हूँ कि जो अलग अलग डॉक्टर्स ने अलग अलग जगह करी है। वन वाज कि 1 लाख लोगों में से किसी एक को ऐसा हो जाता है दैट उनके स्लिप डिस्क के चांसेस और ज़्यादा बढ़ जाते हैं अगर वो कायरोप्रैक्टर के पास जाते हैं तो, राइट। फिर सेकेंड था कि किसी एक इंसान को 50,000 में से, राइट, उनको चांसेस होते हैं कि उनको दर्द ज़्यादा फील हो और नर्व डैमेज और नर्व कंप्रेशन का केस हो जाए कायरोप्रैक्टर के जाने के पास। एंड अप्रॉक्सीमेटली 50% पीपल जो कायरोप्रैक्टर के पास जाते हैं वो टेम्पररी ज़्यादा पेन में होते हैं देन जो वो कायरोप्रैक्टर के पास नहीं गए थे उनसे। सो ये सारी चीज़ें इतना ज़्यादा पड़ा हुआ है। तो ये सब सुनने के बाद स्पेशली जैसे मैं हूँ तो मैं डरूंगा कायरोप्रैक्टर के जाने के पास। तो व्हाट डू यू थिंक कि सिर्फ यही रीजंस है इसलिए लोग डरते हैं कि ये सारे पहले सही है गलत है? व्हाट इज़ योर ओपिनियन ऑन दिस? देखिए, इंडियन पर्सपेक्टिव में कायरोप्रैक्टिक मेडिसिन को देखें इज रिलेटिवली न्यू फील्ड बेसिकली। बहुत साल नहीं हुए हैं तो लोगों को ज़्यादा जानकारी भी नहीं है। पूरी पॉपुलेशन में शायद 0.5% लोगों को कायरोप्रैक्टिक फील्ड के बारे में पता भी होगा। पहली बात तो पता ही नहीं हमें। अब जो हमें पता नहीं है तो इंसान से डरता है, स्केप्टिकल रहता है। तो स्केप्टिसिज्म का सबसे बड़ा रीज़न यही है कि पीपल आर नॉट फेमिलियर विद द कायरोप्रैक्टिक मेडिसिन। दूसरा, डॉक्टर की ओपिनियन रहती है कि यार अपनी हड्डी वड्डी मत चटकाइए, इस तरीके से कुछ इंजरी हो सकती है। वो कहीं ना कहीं सही भी होता है। होता क्या है ना कि कई बार हड्डी ऑलरेडी ब्रेक होती है बट हम अनप्रोफेशनल कायरोप्रैक्टर के पास जाते हैं, स्किल्ड नहीं है, बिना एक्सरे एमआरआई के देख के कर रहा है, तो अल्टीमेटली हड्डी जो ऑलरेडी ब्रेक है वो फर्दर टूट जाएगी ऑफ कोर्स। अब जो 1% मामले ये वो मामले हैं। अगर डॉक्टर स्किल्ड है कायरोप्रैक्टर, आपका एक्सरेज बेस्ड ही अलाइनमेंट करता है, पूरी हिस्ट्री लेता है, आपको जांचता है एंड ही हैड इनफ एक्सपीरियंस, इंजरी नहीं होगी। अगेन मेडिकल में हर चीज़ के डिसएडवांटेज हैं। सर्जरी की कॉम्प्लिकेशन जितनी हो सकती हैं उससे कहीं ज़्यादा कम कायरोप्रैक्टिक की है, राइट। सो यू मीन टू से कि एक तो लोगों को पता नहीं इसकी वजह से डर है, दूसरा
क्योंकि गलत लोग, कुछ लोग गलत हैं, वो लोग और ज़्यादा ख़राब कर देते हैं, जो हर फील्ड में एग्जिस्ट करते हैं, राइट। एंड तीसरा है कि जब तक कोई आपका फुल एंड टू एंड हिस्ट्री लेके, एक्सरे लेके प्रॉपर डायग्नोसिस नहीं करे, तब तक नहीं कराना चाहिए, राइट। एंड फोर्थ इज वी आर कंपेयरिंग अगेंस्ट सर्जरी, तो सर्जरी से तो बहुत ज़्यादा कम है इसमें चांसेस ऑफ गोइंग रॉन्ग हियर एंड देयर। कायरोप्रैक्टिस से टेम्पररी दर्द बढ़ सकता है क्योंकि सोरनेस होती है थोड़ा फॉर टाइम बीइंग, 1-2 दिन के लिए, बट वो एक सोरनेस है रादर देन दर्द नहीं है। बॉडी वहीं कंफर्टेबल हो गई है उस टाइटनेस पोजीशन पे, फिजिकली भी और मेंटली भी। तो जब कायरोप्रैक्टिस को रिलीज कर देता है तो 1-2 दिन सोरनेस हो सकती है, ऐसा होना बिल्कुल नॉर्मल है। ओके, यू नीड टू हैव अ लिटिल पेशेंस। 1-2 दिन में इट बिकम नॉर्मलाइज्ड। ओके, आवाज़ क्यों आती है? हड्डी जब ऐसे करते हैं, चटकाते हैं, क्रैक करते हैं, तो आवाज़ क्यों आती है? जॉइंट के बीच में साइनोवियल फ्लूइड होता है, इट पैक्ड विद द बबल सम टाइम, नाइट्रोजन के साथ में। जैसे ही हम अलाइन करते हैं स्ट्रक्चर्स को तो द बबल गेट ब्रेक। बट कायरोप्रैक्टर ना क्रैक क्रिएट नहीं कर रहा है, लेट मी टेल यू। क्रैक एक बाय प्रोडक्ट है ऑफ अलाइनिंग द जॉइंट। ओके, तो कायरोप्रैक्टर का ध्यान क्रैकिंग क्रिएट करने में नहीं है, वो अलाइन कर रहा है। क्रैक जस्ट बाय प्रोडक्ट है। अगर क्रैक नहीं भी आता तब भी वो जॉइंट अलाइंड हो रहा है, बायोमैकेनिकली स्टेबल हो रहा है, बायोमैकेनिकली अलाइंड हो रहा है, राइट। गॉट इट। लोग कुछ चीज़ें खुद करते हैं, वन इज सेल्फ क्रैकिंग, राइट। एक बहुत फेमस, आपने वो रील देखा होगा रोहित शर्मा का, हमारे कैप्टन का, देखा है? हाँ, देखा है। तो वो एकदम उनका कोई शोल्डर जाता है पिच के बीच में, गेम के बीच में, वो ऐसे उठा के ऐसे कर देते हैं एंड देन नॉर्मल। ये करना चाहिए? नहीं करना चाहिए। क्रैकिंग की फीलिंग क्यों हो रही है? यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस। क्रैकिंग की फीलिंग क्यों हो रही है? आसपास का लिगामेंट है, इट गेटिंग शॉर्टनड अप, मसल्स है वो टाइट हो रही हैं। टाइट वही होती है मसल जो वीक होती है, पहली बात तो वीक है वो मसल। अगेन वो ब्लू सिग्नल वाला आ गया, हल्का हल्का स्टिफनेस आएगी, कीप ऑन क्रैकिंग योरसेल्फ। अल्टीमेटली क्या कर रहे हैं आप? इसको इग्नोर करके यू आर टर्निंग इनटू द ऑरेंज सिग्नल। गॉट इट। एक नंबर, क्रैक करने से टिक्स बनता है। टिक्स होता है एक अनवॉलंटरी हैबिट। कुछ लोग होते हैं ना कि आपसे बात करते करते ऐसे चटकाते रहेंगे, हाँ। कर करके उनकी हैबिट बन जाती है, उनको पता भी नहीं वो क्या कर रहे हैं, बट सामने वाला नोटिस कर लेता है। नकल्स में बहुत ज्यादा करते हैं लोग, तो पर्सनैलिटी वाइज इज ऑल्सो नॉट गुड। बट तीसरा, अगर आप बार बार ऐसे करते जा रहे हैं, वहाँ इंस्टेबिलिटी क्रिएट होगी और देयर इज अ हायर चांसेस कि वहाँ इंजरी हो सकती है। तो दैट समबडी यू नो पीपल शुड नॉट। दूसरी चीज लोग खुद करने लग गए हैं आजकल, दैट इज मसाज गन। मसाज गन वर्क करना चाहिए? मसाज गन यस, टेम्पररी वर्क करती है फॉर 10-15 मिनट्स। आप जैसे ही आप मसाज गन वहाँ करने लगते हो तो टिश्यू जो कॉन्ट्रैक्ट है उसके ऊपर आप स्मूदनिंग दे रहे हो, एक हल्की सी वाइब्रेशन दे रहे हो, उसको आप हिला रहे हो अलग अलग डायरेक्शन पे। सो द नोसिसेप्टिव रिसेप्टर, जो पेन रिसेप्टर होते हैं, वहाँ जो दर्द के सिग्नल को ब्रेन को महसूस कराने वाले हैं, कि बताने वाले कि वहाँ पे दर्द है, आप वो टेम्पररी ब्लॉक कर देते हो। जैसे आप चलोगे इट गेट कोलैप्स्ड अगेन। तो अल्टीमेटली मसाज गन इज नॉट हेल्पिंग यू, टेम्पररी रिलीफ है 10-15 मिनट्स के लिए। लोग दर्द के लिए मसाज भी करवाते हैं और बहुत रेगुलर करवा देते हैं कि मैं थोड़ा बहुत, मुझे पेन रहता है, नेक पेन, बैक पेन, उसकी वजह से मैं मसाज रेगुलर करवाते रहूँ। डू यू थिंक दैट्स गुड? या कितनी बार मसाज करानी चाहिए एक इंसान को? हफ्ते में 2 मसाज, बट आइडियली एक ही ठीक होती है, बट 2 भी करा सकते हैं अगर आप फिजिकल एक्टिव हैं तो। अगर आप फिजिकल एक्टिव नहीं है तो हफ्ते में 1 बार, महीने में 4 बस, उससे ज़्यादा नहीं। हाँ, रीज़न वाई, मसाज से हो क्या रहा है, 2 चीज़ें हो रही हैं। अगेन, जो मसाज गन कर रही है वो आप हाथों से कर रहे हो, यू आर रिलीजिंग द टिश्यू। वहाँ के नोसिसेप्टर रिसेप्टर, जो पेन रिसेप्टर्स होते हैं, सिग्नल भेज रहे हैं ब्रेन को कि एवरीथिंग इज ओके, एवरीथिंग इज ओके, यू नो नीड टू बी वरी, एवरीथिंग इज ओके, वो कर रहे हो आप। दूसरा, इट इंक्रीजिंग द ब्लड फ्लो फॉर श्योर, क्योंकि आप मसाज करोगे वहाँ ज़्यादा ब्लड आएगा, वहाँ की वेन ज़्यादा खुलेंगी, आप ज़्यादा ब्लड सप्लाई कर पाओगे। तीसरा, लिम्फेटिक ड्रेनेज, वहाँ पे अगर वाटर कलेक्शन हो रहा है, कई लोगों को होता है, तो दैट इज़ हेल्पिंग यू। बट अगर आप बार बार मसाज करा रहे हैं और बहुत फ्रिक्वेंटली जाते हैं, मोस्ट लाइकली यू आर इग्नोरिंग योर सिम्टम्स। अंदर कोई अंडरलाइंग डैमेज है जो आपको सिग्नल देने की कोशिश कर रहा है, बट आप टेम्पररी रिलीफ दे रहे हो उसको, तो उससे बढ़ जाएगा, बहुत बढ़ जाएगा। इट्स प्रॉब्लमैटिक। हाँ। तीसरा सबसे बड़ा नुकसान, जब बहुत ज़्यादा मसाज कर लेते हैं तो आप एक बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल फेज में चले जाते हैं।
जहाँ पे आपको हर चीज़ परफेक्ट चाहिए होती है, मतलब बिल्कुल नहीं दुखनी चाहिए बॉडी आपकी, उस केस में क्या होगा, हल्का सा भी दर्द होगा ना, वो आपको ज़्यादा महसूस होगा, थोड़ा सा दर्द भी ज़्यादा महसूस होगा। प्रोस्टाग्लैंडिन्स होते हैं बायोकेमिकल्स, अब बॉडी वो ज़्यादा रिलीज करने स्टार्ट कर देगी। तो आपको हल्का सा स्टिफनेस हो गया, ज़्यादा थोड़ा सा चल रही दर्द हो गया, स्पोर्ट्स के लिए दर्द हो गया, टॉलरेंस लेवल खत्म हो जाएगा। मसाज से टॉलरेंस लेवल कम हो जाता है? मतलब आप ऑफ कोर्स ना, आप मसाज करा रहे हो बार बार, आप फिजिकल एक्टिव हो नहीं, कुछ नहीं कर रहे हो, आप चलोगे थकोगे ऑटोमेटिकली, आपका दिमाग क्या कहेगा, मुझे मसाज करानी चाहिए, मेरे जॉइंट वीक हो गया या रिलीज करवाना पड़ेगा। अगर आप फिजिकल एक्टिव है तो 2 या 3 भी करा सकते हो, हाईली फिजिकल एक्टिव हो तो, डिपेंडिंग अपॉन फिजिकल एक्टिविटी। गॉट इट। वन मोर थिंग, एक मिथ है कि फैक्ट है, मुझे बताओ, हल्दी वाला दूध पीने से लोगों की इंजरी रिकवर जल्दी हो जाती है? मिथ है। क्यों पीते हैं लोग फिर? ये बहुत ज़्यादा कॉमन है, राइट? सुना है आपने? बहुत कॉमन। हल्दी जो होती है एंटी इन्फ्लेमेटरी का काम करती है, बट लोग कई बार हल्दी इतना ज़्यादा खा लेते हैं कि लीवर डैमेज हो जाता है, इतना ज़्यादा पी लेते हैं हल्दी एसेंशियली कुछ दिन के लिए अच्छी है, बट लीवर के लिए बहुत खतरनाक है। ओके, लास्ट क्वेश्चन, टेल मी, सबसे कॉमन कौन सी ऐसी रीजंस हैं या बीमारियां हैं या इंजरीज है जिसकी वजह से लोग आपके पास आते हैं? सबसे कॉमन से पेन कौन से जिसकी वजह से लोग आपके पास आते हैं? एंड आप सबसे ज़्यादा क्या देखते हो? लड़कियों में क्या देखते हो, लड़कों में क्या देखते हो? दोनों में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, हमारी अपीयरेंस थोड़ी अलग है, बट स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट सेम है हमारा, स्केलेटन स्ट्रक्चर तो, हिप्स को छोड़ के 1-2 चीज़ों को और छोड़ के। सबसे ज़्यादा कॉमन पेन जो मैं देखता हूँ, एक शोल्डर के बीच में यहाँ पे दर्द होता है, यहाँ पे बड़ा तीखा सा दर्द होगा, हाँ, शोल्डर ब्लेड की लाइन में कई बार तीखा सा लगेगा, चाकू जैसा चुभेगा, और ये IT वालों में ज़्यादा होता है जो कंप्यूटर पे काम करता है। ज़्यादातर लोग उसमें मसाज कराते हैं, टेम्परेरीली मिलता है, बट अगेन ये एक फ्यूचर में जाके सीरियस इंजरी हो सकती है, क्योंकि ये जो होता है फैसेट जॉइंट आर्थरोसिस की वजह से, या प्री स्लिप डिस्क साइन है यहाँ, हाँ, हल्का सा माइनस नेक के जो थोड़ा सा नीचे होता है, हाँ, वहाँ के स्ट्रक्चर इनकम्पैटिबल हैं, फंक्शनली लाइन नहीं है, तो एक्चुअली जो दर्द है वहाँ का दर्द नहीं है, वो लगता है वहाँ पे है, बट वो नेक का दर्द है। इट कंसिडर्स ए ट्रिगर पॉइंट, ओके, बट वो दर्द इज कमिंग फ्रॉम योर नेक ओनली। तो इसका सोल्यूशन क्या है? आप नेक का कर्वेचर आपको ठीक करना पड़ेगा, विजिट ए कायरोप्रैक्टर, विजिट ए फिजियोथेरेपिस्ट, अपने शोल्डर स्ट्रेंथनिंग करिए। हाँ, अगर 90% इंजरी आपको बचानी बॉडी में, आप स्कैपुला और पटेला को ट्रेन कर दें। स्कैपुला और पटेला क्या होते हैं? दोनों, जो हमारी पटेला होती है, जो गोल बोन होती है ना, उसको बोलते हैं पटेला। स्कैपुला यूनोस की बड़ा बोन होता है। स्कैपुला और पटेला दोनों भाई हैं। C5 यानी गर्दन का 5वां हड्डी, और L5 यानी कमर का 5वां हड्डी, दोनों बहनें हैं। ओके, आप इन चारों को ट्रेन कर दो, आपको 95% प्रॉब्लम नहीं होगी। एक एक्सरसाइज बताओ चारों को ट्रेन करने की, जो बेस्ट और मोस्ट इफेक्टिव होती है। आप रोम्बोइडस को और मिडल ट्रैप्स को ट्रेन कर लो, जैसे रोप करके आप खींचते हो ना इस पे लेवल पे। रोइंग, हाँ, रोइंग कर सकते हैं आप, लेटरल रेज ये कर सकते हैं आप, जैसे हम पकड़ के इस तरीके से करते हैं। स्कैपुला स्टेबलाइजेशन होगा। गर्दन से रिलेटेड की और शोल्डर से रिलेटेड प्रॉब्लम जितनी भी होती है, स्कैपुलर इंस्टेबिलिटी की वजह से होती है। स्कैपुला स्टेबल है, गर्दन और कंधे में प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है। आपने देखा होगा इंडियन क्लब देखा है, वो मुदगर होता है, ऐसे घुमाते हैं, या मस्ट हैव सीन दिस। स्कैपुलर स्टेबिलिटी का सिग्निफिकेंस जो मैं आज पता लगा है रिसर्च के थ्रू, ये हमें 5000 साल पहले पता था। हम मुदगर करते थे पहले। ये करना इफेक्टिव होता है? बहुत इफेक्टिव है। बाइसेप्स ट्राइसेप्स इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना स्कैपुला की डायनेमिक स्टेबिलिटी इंपॉर्टेंट है। ये घुमाना कैटल बेल भी घुमा सकते हो, मुदगर नहीं तो, बट आई प्रेफरली मोस्ट रिस्क फ्री एंड बेनिफिशियल एक्सरसाइज इज दिस रोइंग। बाइसेप्स ट्राइसेप्स सामान उठा सकती है, बस स्टेबलाइज नहीं कर सकती शोल्डर को। एंड L5 को कैसे ट्रेन करोगे, लोअर बैक को? स्विमिंग, हाइपर एक्सटेंशन, आप ऐसे करके पीछे जाते हैं, उसे ट्रेन कर सकते हो आप। लंजेस कर सकते हो, स्क्वाट कर सकते हो। C5 मतलब गर्दन को ट्रेन कर सकते हो, अगेन बैंड से हैंगिंग करके, सीधा सो के,
राइट, और पीछे की एक्सरसाइज करके, ट्रैप्स की एक्सरसाइज करके, जिसमें लेटरल रेज होता है, फ्रंट रेज होता है, एंड दिस ट्राइसेप्स ही कर सकते हो आप। तो ये 4-5 एक्सरसाइज करके 90% प्रॉब्लम बच जाएंगी। ओके, क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, विच इज, मेरे को 5 पेन बताओ जो कायरोप्रैक्टर फर्स्ट 5 विजिट्स में ही सही कर सकता है। सिर का दर्द, हेडेक, नेक पेन, बैक पेन, योर नी पेन, एंड देन पेन अराउंड, एनी पेन अराउंड योर स्पाइन। सो ये पेन्स अगर हैं तो लोगों को कायरोप्रैक्टर देखना चाहिए। Yes. कितने सेशन में ठीक हो सकता है ये? 60% in one visit. In one visit? One visit. 90% in 3 to 5 visit. And there is a couple of people जिनका कोड रेड है, जिनमें कंपनसेशन टाइप 3 है, जिनका क्रॉनिक इंजरी बन चुका है, उसमें थोड़ा लंबा टाइम लग सकता है। उसमें थोड़ा टाइम लगेगा, उसमें मतलब डिपेंडिंग करेगा कि कितनी सीरियस इंजरी है। ओके, क्लोजिंग मैसेज, जो लोग ये देख रहे हैं, अगर उन्हें कोई भी थोड़ा सा भी डर है लेकिन उन्हें बहुत पेन है और वो चाहते हैं कि उनका पेन, हेडेक है, नेक पेन है, बैक पेन है, स्पाइन के अराउंड बहुत प्रॉब्लम है, नी पेन है, ये सब उन्हें सॉल्व करना, और वो परेशान हो चुके हैं, लेकिन उनमें एक थोड़ी सी झिझक है कि मैं कायरोप्रैक्टर के पास जाऊँ कि नहीं जाऊँ, कोई एक अंडरलाइन डर है उनको, उनके लिए आप क्या बोलोगे? टेल मी द क्लोजिंग मैसेज सो दैट वो कन्विंस हो और आपके पास एक बार तो विजिट करें, या किसी भी कायरोप्रैक्टर के पास या फिजियोथेरेपिस्ट के पास एक बार अपने आप को जाके चेक कराएं। आपकी लाइफ जो है ना, सिर्फ आपकी है, बाकी सब जिम्मेदारियां हैं। अगर आपको दर्द होता है तो आपके नाम की पेन किलर कोई नहीं खाने वाला। अगर आपको सर्जरी रिक्वायर्ड है ना, तो आपकी जगह की सर्जरी कोई नहीं करवाएगा। अगर आपको हॉस्पिटलाइजेशन रिक्वायर्ड होगा, आपकी जगह बेड पे कोई नहीं लेटने वाला। तो यू स्टार्ट वर्किंग ऑन योरसेल्फ। अच्छा खाइए, रोज एक्सरसाइज करिए, आप भी अपने आप को ठीक कर सकते हो। ट्रू, कि मैंने बहुत लेट रियलाइज किया लाइफ में, बट नाउ आई फॉलो मोस्ट ऑफ दीज थिंग्स। थैंक यू सो मच थैंक यू फॉर सर, थैंक यू फॉर कमिंग हियर। बहुत सारी चीज़ें बताई, एंड मैं कोशिश करता हूँ कि मैं सीधा सोऊं और आपको बताऊंगा कि हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है। दैट्स माय बिगेस्ट टेक अवे, बिकॉज मैं उल्टा सोता हूँ और मुझे उल्टा सोने की वजह से मुझे लगता है कि मेरा अभी ब्लू कोड स्टार्ट हो चुका है। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर हैविंग मी। थैंक यू सो मच ये एपिसोड एंड तक देखने के लिए। प्लीज़ हमें कमेंट्स में बताइए कि और कौन से गेस्ट हैं जो आप देखना चाहते हैं इस पॉडकास्ट पर, ताकि हम उन्हें लाएं और आप ही के सवाल उनसे पूछें, ताकि आपको और भी ज़्यादा वैल्यू मिले। जाने से पहले ये एपिसोड किसी एक इंसान के साथ ज़रूर शेयर करना जिसकी लाइफ में इससे एक पॉजिटिव चेंज आएगा, उन्हें कुछ लाइफ में सीखने को मिलेगा और आगे बढ़ने का रास्ता दिखेगा। क्योंकि एक कॉन्वर्जेशन किसी की पूरी लाइफ चेंज कर सकता है, उन्हें आगे बढ़ने का रास्ता दिखा सकता है, एंड उन्हें बहुत सारे आइडियाज़ दे सकता है। सो प्लीज़ ये एपिसोड किसी एक इंसान के साथ शेयर कीजिए जिनको आपको लगता है कि उनकी लाइफ में एक बेटर चेंज आएगा। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। अंटिल देन, कीप फिगरिंग आउट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल।